एपिसोड 371 टू 380। अध्याय 371। ड्यूस के नेता भाग 1। कृपया सावधान रहना बड़े भाई, ब्रियाना ने विलियम को गले लगाते हुए कहा। अगर आपको रहने के लिए किसी सुरक्षित जगह की जरूरत हो तो आप हमेशा किरिंटोर पर्वत श्रृंखला में वापस आ सकते हैं। मैं आपका खुले दिल से स्वागत करूंगी। विलियम ने मुस्कुराते हुए ब्रियाना के सिर पर थपथपाया। उसे उस प्यारी बच्ची को पीछे छोड़ने में भी दुख हो रहा था, लेकिन वह उत्तरी जनजातियों के साथ नहीं रह सकता था। उसे अभी भी बहुत से काम करने थे और बहुत से लोगों की रक्षा करनी थी। इसके अलावा छिपने से कुछ भी नहीं बदलेगा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, विलियम ने ब्रियाना को आश्वस्त करते हुए जवाब दिया। अपने सम्राट के आदेश का पालन करना सुनिश्चित करो। साथ ही अपनी प्रजा का ख्याल रखना। उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद विलियम ने अपना ध्यान हेलेन साम्राज्य के सबसे छोटे राजकुमार की ओर मोड़ा, जो उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर था। राजकुमार अर्नेस्ट, किरिंटोर पर्वतों में ही रहो, विलियम ने कहा। मैंने तुम्हें राजधानी की स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया है। वापस जाना तुम्हारे जीवन के लिए खतरा होगा। जब तक श्राप दूर नहीं हो जाता तुम्हें उत्तरी जनजातियों के साथ यही रहना है। क्या तुम समझते हो? हाँ, राजकुमार अर्नेस्ट ने उत्तर दिया। युवा राजकुमार यह भी समझ गया था कि इस समय वह राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके भाई पहले ही संगठन के साथ जुड़ चुके थे, जो राजद्रोह का कार्य था। हालांकि युवराज, जो उनके बड़े भाई थे, के साथ उनके संबंध खराब नहीं थे, फिर भी वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि राजकुमार लियोनेल ने अपने ही राज्य के साथ विश्वासघात किया था। यह ऐसी बात थी जिसे अर्नेस्ट कभी माफ नहीं कर सकते थे। ये देखकर कि राजकुमार ने उनके संदेश को गंभीरता से ले लिया है, विलियम ने आखिरी बार ब्रियाना के सिर पर थपथपाया। अब मेरे जाने का समय हो गया है, विलियम ने धीमी आवाज में कहा। ब्रियाना ने सिर हिलाया और अनिच्छा से विलियम को छोड़ दिया। आधे एल्फ ने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और फिर उस उड़ने वाली गाड़ी की ओर चल पड़ा जो उसे वापस लौट ले जाएगी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह ब्रियाना के उदास चेहरे को नहीं देखना चाहता था। हालांकि वे खून के रिश्ते से जुड़े नहीं थे, फिर भी वह लंबे समय से उसे अपनी छोटी बहन मानता था। वह नहीं चाहता था कि ब्रियाना इस लड़ाई में हिस्सा ले जिससे उसके हाथ खून से सन जाएं। डिब्बे में प्रवेश करने के बाद देव और लायनहॉर्ट ने उड़ान भरने की तैयारी की। कॉनराड, जिसे किरिंटोर पर्वत पर बुलाया गया था, अपने वाइवरन के साथ आकाश में उड़ गया ताकि वह सुरक्षा प्रदान कर सके। कुछ ही क्षणों बाद ग्रिफॉन ने उड़ान भरी और अपने पीछे उड़ने वाली गाड़ी को खींच लिया। ब्रियाना उदास भाव से उत्तर दिशा से धीरे धीरे दूर जाती हुई उड़ती हुई गाड़ी को देख रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने गर्म और छोटे से हाथ से उसका हाथ थाम लिया है। हालांकि सर विलियम मुझे ईर्ष्या महसूस कराते हैं, फिर भी मुझे उन पर भरोसा है, प्रिंस अर्नेस्ट ने गंभीर भाव से कहा। तुम उस पर विश्वास क्यों करते हो? ब्रियाना ने पूछा। उसने अपने बगल में बैठे युवा राजकुमार की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। प्रिंस अर्नेस्ट मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे मेरे पिता ने चुना है। साथ ही वह वही व्यक्ति है जिसे मेरी बड़ी बहन ने चुना है। ब्रियाना ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे भी विलियम पर भरोसा था। उसकी बस यही कामना थी कि दक्षिणी महाद्वीप का भाग्य बदलने वाले इस युद्ध में भाग लेने वाले उस लाल बालों वाले लड़के को कोई नुकसान न पहुंचे। योजक चिन्ह। उड़ने वाली गाड़ी के अंदर विलियम और ऐश ने उसके चेतना सागर में प्रवेश किया ताकि जलपरी उसके शरीर का विस्तृत निदान कर सके। एवलॉन के अंदर लड़ाई काफी तीव्र थी और ऐश चिंतित थी कि उसके प्रेमी की आध्यात्मिक दुनिया को कुछ नुकसान हुआ होगा। निरीक्षण के बाद ऐशे ने कहा, सब ठीक है। आपकी आध्यात्मिक दुनिया अभी भी सुधार की अवस्था में है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने में ये पूरी तरह स्थिर हो जाएगी। वह विलियम को गले लगाए हुए थी और विलियम का सिर उसकी छाती पर टिका हुआ था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूं, विलियम ने आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया। तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। ऐशे ने विलियम की छाती पर जड़े रत्न पर हाथ रखते हुए आह भरी। हाँ, मुझे चिंता तो होनी ही थी। तुम लगातार बिना रुके एक के बाद एक मंत्रों का जाप कर रहे थे। अब कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारी आत्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार शुरू करूंगी। उसके सीने पर लगा रत्न चमक उठा और विलियम के सीने पर लगे रत्न से तालमेल बिठा लिया। जल्द ही दोनों रत्न दिल की धड़कन की तरह एक लय में धड़कने लगे। विलियम हाल ही में हुए युद्ध से अभी भी थका हुआ था, इसलिए उसके शरीर में बहने वाली सुखद अनुभूति के कारण वह तुरंत सो गया। उन्हें लोंट पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, जहां उनकी मुलाकात मैथ्यू और लिया से होगी। उन्हें व्लाद से भी सलाह लेनी होगी कि क्या वह विलियम को उनके गृह क्षेत्र में विदेशी आक्रमणकारियों से निपटने में मदद करने के लिए तैयार होगा।
ताकाम ने विलियम को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि व्लाद ऐसा व्यक्ति है जो आम लोगों के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। हालांकि उसकी मदद पाने का अभी भी मौका था, इसलिए कोशिश करना बनता था। अगर उनके पक्ष में कोई अर्धदेव होता तो उनकी जीत की संभावना काफी बढ़ जाती। विलियम को बस यही उम्मीद थी कि जब वह स्ट्रैथमोर वन के अर्धदेव से सहायता मांगेगा तो वह अच्छे मूड में होंगे। योजक चिन्ह। कॉनर दिन रात सफर करके हिडन वैली की जगह पर पहुंचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस डोमेन की वह तलाश कर रहा था वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसके पीछे छूटे हुए उसके साथी भी लापता थे। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। यह क्षेत्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने राज्य के तात्कालिक मामलों को एक तरफ रख दिया और उन्हें अपने अधीनस्थों को संभालने के लिए सौंप दिया। आखिर यह कहाँ चला गया? कॉनर ने उस विशाल गड्ढे का जायजा लेते हुए सोचा जिसमें कभी छिपी हुई घाटी हुआ करती थी। उसे कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु याद नहीं आ रही थी जिसमें घाटी को धरती से गायब करने की क्षमता हो। कैलम और उसके बाकी साथियों ने आसपास के इलाके और यहां तक कि गड्ढे की भी छानबीन की ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके जिससे वे उस घाटी का पता लगा सके जिसकी उन्हें तलाश थी। दुर्भाग्यवश उनके प्रयास व्यर्थ गए। इस बुरी खबर ने कॉनर को बेहद क्रोधित और असहाय महसूस कराया। उसने अमर भूमि की खोज में अपना बहुत सारा समय और संसाधन खर्च कर दिए थे। उसे तो यहाँ तक कि एक युद्ध भी शुरू करना पड़ा ताकि महाद्वीप के कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उसके रास्ते में न आ सके और वह बिना किसी बाधा के उस क्षेत्र के रहस्य का पता लगा सके। अमरता के रहस्यों को समेटे रखने वाले क्षेत्र के खो जाने से उसे ऐसा आघात लगा जिसे वह सहन नहीं कर सका और स्वीकार नहीं कर सका। आसपास के कस्बों और गांवों में सुराग ढूंढो, कॉनर ने आदेश दिया। मैं राजधानी लौटकर और अधिक सैनिकों को इस काम में तुम्हारे साथ शामिल होने के लिए भेजूंगा। जब तक तुम हेलन साम्राज्य के एक एक इंच की छानबीन नहीं कर लेते तब तक तुम चैन से नहीं बैठोगे। घाटी और स्मारक को ढूंढो, यह मिशन सबसे महत्वपूर्ण है। संगठन के सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया और आसपास के कस्बों और गांवों की जांच करने के लिए टीमों में बंट गए। राजधानी से कॉनर के साथ आए सदस्य भी जांचकर्ताओं के इन समूहों के साथ जाने के लिए अलग अलग हो गए थे। अपने अधीनस्थों के चले जाने के बाद भी कॉनर वहीं रुका रहा। वह गंभीर भाव से गड्ढे को घूरता रहा, मानो अपनी इच्छा शक्ति से घाटी को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने का प्रयास कर रहा हो। तो कॉनर, तुम ये सब कर रहे थे? ये तो बहुत बड़ा गड्ढा है। क्या आप कृत्रिम झील बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी पसंद वाकई अनोखी है। कॉनर के पीछे से दो चिढ़ाने वाली आवाजें आईं। दक्षिणी महाद्वीप में स्थित संगठन के नेता ने नाक सिकुड़ी और उन दो बिन बुलाए मेहमानों की ओर मुड़ा जो उसका मजाक उड़ाने आए थे। एक एल्फ और एक अधेड़ उम्र का आदमी जो अनुभवी योद्धाओं जैसे लग रहे थे, कॉनर का खुलेआम उपहास उड़ा रहे थे। वे दोनों द ऑर्गेनाइजेशन के नेता थे जो सिल्वरमून महाद्वीप और क्रेटोर साम्राज्य में तैनात थे। स्वाभाविक रूप से वे कॉनर को पसंद नहीं करते थे और उसके लिए मुश्किलें पैदा करने में उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ती थी। क्या तुम दोनों मुझे मारने आए हो? कॉनर ने जवाब दिया। या तुम दोनों मूर्खता से यहाँ मेरे हाथों मारे जाने आए हो? कॉनर ने अपनी छोटी तलवार का हैंडल कमर पर पकड़ रखा था और अपने साथियों को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में संगठन के नेता थे, लेकिन उनके बीच आपस में बिल्कुल भी मेलजोल नहीं था। सबसे बढ़कर वे प्रतिद्वंद्वी थे और एक हद तक दुश्मन भी। वे सभी सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की बात सुनते थे और हर समय उनके आदेशों का पालन करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि प्रत्येक संगठन के शाखा प्रमुख को एक दूसरे के सामने झुकना पड़ता था। तुम दोनों सही समय पर आए हो, कॉनर ने अपनी कमर से तलवार निकालते हुए कहा। मैं आजकल बहुत उदास हूं और मुझे तनाव कम करने का कोई तरीका चाहिए। क्यों न हम तीनों थोड़ी देर तलवारबाजी करें? अध्याय 372, ड्यूस के नेता, भाग 2। इसीलिए मुझे तुम इंसानों से नफरत है। एल्फ एलेसियो ने तिरस्कार से सिर हिलाया। तुम सब असभ्य और बर्बर हो। क्या हम सभ्य लोगों की तरह बैठकर बात नहीं कर सकते? बर्थोल्ड, जो अधेड़ उम्र का आदमी था और एल्फ के बगल में खड़ा था, ने जमीन पर थूका। इसीलिए मुझे एल्फ से नफरत है। तुम लोग इतने सभ्य और सुरुचिपूर्ण होने का दिखावा करते हो, फिर भी तुम्हारे मुंह से निकला हर शब्द बकवास है। क्या तुम सब अपने जंगलों में हिरण का गोबर नाश्ते में खाते हो? इंसानों से यही उम्मीद थी, तुम सब नीच हो। जैसा कि एल्फ से उम्मीद थी, तुम सब पाखंडी हो। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। कॉनर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसने अपनी छोटी तलवार तैयार रखी थी। दोनों आपस में झगड़ रहे थे, फिर भी कॉनर ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। संगठन के नेताओं में पीठ पीछे वार करना आम बात थी।
वे अपने प्रमुख की कृपा से वंचित लोगों को बेइज्जत करने और उनकी सारी संपत्ति को युद्ध की लूट की तरह हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। बोलो, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? कॉनर ने अपनी छोटी तलवार एल्फ की ओर करते हुए कहा। कॉनर की तीखी निगाहों का निडरता से सामना करते हुए एल्फ ने भौहें चढ़ा ली। तुम उस चीज को मेरी तरफ क्यों ताने हुए हो? ये बहुत आसान है, कॉनर ने जवाब दिया। मुझे इंसानों से ज्यादा एल्फ से नफरत है। कॉनर को अपने एल्फ समकक्ष से झगड़ा करते देख बर्थोल्ड जोर से हंस पड़ा। वह पहले से ही कॉनर की एल्फों के प्रति नफरत से वाकिफ था, इसलिए उसकी इस हरकत पर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। एलेसियो को भी कॉनर की एल्फ्स के प्रति नफरत के बारे में पता था, लेकिन यह नफरत दोनों तरफ से थी, इसलिए वह भी पीछे नहीं हट रहा था। विडंबना यह है कि कुछ मिनटों तक चले गतिरोध के बाद बर्थोल्ड ने ही दोनों पक्षों को शांत करने के लिए पहल की। शांत हो जाओ तुम दोनों, बर्थोल्ड ने कहा। कॉनर, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, कम से कम अभी तो नहीं। हमारी असली लड़ाई जल्द ही शुरू होगी, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हमने तुम्हें आत्मसमर्पण करने का मौका देने के लिए यहाँ आने का फैसला किया है। कॉनर ने अपने परिचित को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराया। आत्मसमर्पण? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? एलेसियो ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांधते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि हम दोनों यहाँ क्यों हैं? कॉनर ने एल्फ को तिरछी नजर से देखा। स्वाभाविक रूप से जब उसके प्रतिद्वंद्वी अचानक दक्षिणी महाद्वीप में प्रकट हुए तो वह आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि ये जानते हुए कि वे दोनों अवसरवादी कमीने थे, उसका आश्चर्य ज्यादा देर तक नहीं रहा। चूंकि वे सभी एक ही संगठन के सदस्य थे, इसलिए यह बहुत संभव था कि उसकी योजनाओं का खुलासा उन जासूसों द्वारा हुआ हो जिन्हें उसके दो मेहमानों ने उसके अपने आदमियों के बीच प्लांट किया था। ये देखकर कि कॉनर कुछ भी कहने की योजना नहीं बना रहा था, एलेसियो ने एक लंबी आह भरी और अपनी बात जारी रखी। सीधे शब्दों में कहें तो एल्फ सेना और क्रेटोर साम्राज्य ने इस महाद्वीप पर आक्रमण कर दिया है। एलेसियो मुस्कुराया। हम आपको इस राज्य पर विजय प्राप्त करने से पहले आत्मसमर्पण करने का अवसर दे रहे हैं, ताकि हमारी सेनाएं आपके सैनिकों को कुचल न दें। कॉनर ने एल्फ के घमंडी शब्दों पर नाक सिकुड़ी। इस महाद्वीप पर विजय प्राप्त करना? तुम इसे इतना आसान बता रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? बेशक, कुछ नीच इंसान हमारी शक्तिशाली एल्फ सेना का क्या बिगाड़ सकते हैं? एलेसियो ने घमंड से सिर उठाया। तुम्हारे पास चाहे कितने भी अधीनस्थ हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिल्वरमून महाद्वीप की सेना के 10वें हिस्से को भी हरा सकते हो? मैं देखना चाहूंगा कि तुम कैसे करते हो। बर्थोल्ड, जो पहले चुप था, ने जम्हाइली मानो एल्फ का घमंड सिर्फ एक 5 साल के बच्चे का दावा हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और तुम इन कमजोर एल्फ्स को हरा सको, लेकिन हमारे क्रेटोर साम्राज्य की सेनाओं के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते, बर्थोल्ड ने कहा। तुम्हें पहले से ही पता है कि हमारी सेना किस प्रकार की है ना? कॉनर ने भौहें चढ़ाईं। उसे नहीं पता था कि बर्थोल्ड और एलेसियो दक्षिणी महाद्वीप में कितने आदमी लाए थे। हालांकि उनके आत्मविश्वास भरे शब्दों से उसे समझ आ गया कि वे दोनों मजाक नहीं कर रहे थे। सच कहूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम इनमें से कुछ एल्फ्स के कान काटकर उन्हें ट्रॉफी के तौर पर वापस ले जाओ। हाल ही में उनका घमंड बढ़ता जा रहा था। मेरी सेना के बच्चे कुछ सुंदर एल्फ्स को पकड़कर पालतू जानवर बनाने के लिए बेताब हैं। बर्बर दरिंदों, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी निगरानी में तुम ये कैसे कर पाते हो। अब समय आ गया है कि तुम समझ लो कि वह समय समाप्त हो चुका है जब तुम हमारी जाति को गुलाम बना सकते थे। कॉनर उन दोनों आदमियों को आपस में झगड़ते हुए देख रहा था और साथ ही साथ हेलन साम्राज्य पर आक्रमण करने की उनकी योजनाओं के बारे में सोच रहा था। अगर उनमें से एक आक्रमण करता तो शायद वह प्रतिरोध कर पाता, लेकिन अगर वे दोनों मिलकर काम करते। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? कॉनर ने पूछा। एलेसियो और बर्थोल्ड ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर साथ में हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि कॉनर के कान चिढ़ गए। क्या तुम मना करने की हिम्मत करते हो? एलेसियो ने तिरस्कार से पूछा। क्या तुम हिम्मत करते हो? बर्थोल्ड की हंसी भी रुक गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह जानना चाहता था कि क्या कॉनर में उन दोनों से एक साथ लड़ने की हिम्मत है। मैं हिम्मत क्यों न करूं? कॉनर ने चुनौती दी। तुम दोनों बिना बुलाए मेरे इलाके में आ गए हो और सोचते हो कि मैं चुपचाप झुक जाऊंगा और तुम्हें अपनी मनमानी करने दूंगा। मैं इस महाद्वीप में संगठन का नेता हूं। तुम दोनों महज घुसपैठिए हो। बर्थोल्ड और एलेसियो ने कॉनर के आरोप का खंडन नहीं किया क्योंकि वह सही था। दोनों ही अतिक्रमणकारी थे, लेकिन अधिक भूमि प्राप्त करने के ऐसे आकर्षक अवसर को देखते हुए वे भी इस लालच से खुद को रोक नहीं पाए। संगठन के भीतर नेताओं के लिए आपस में लड़ना वर्जित नहीं था।
शक्तिशाली नेतृत्व करेंगे और कमजोरों को अधीन रहना होगा। ये नियम उनके सर्वोच्च धर्माध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया था। कॉनर, बर्थोल्ड और एलेसियो को भी अपने वर्तमान पद तक पहुंचने से पहले पूर्व शाखा नेताओं से लड़ना पड़ा था। ये तीनों ही निर्मम व्यक्ति थे, जिसके कारण वे अपने अपने क्षेत्रों के नेता बन सके। चूंकि बात यहां तक पहुंच चुकी है, इसलिए अब हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा है, एलेसियो ने जवाब दिया। हमें बस लड़ना होगा और देखना होगा कि हम तीनों में से कौन सबसे ताकतवर बनता है। मैं सहमत हूं एलेसियो, मैं बहुत समय से तुम्हारे चेहरे पर एक बार मुक्का मारना चाहता था। बर्थोल्ड ने सहमति में सिर हिलाया, यह ऐसा करने का अच्छा मौका है। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, बस ध्यान रखना कि कोशिश में तुम्हारी जान न चली जाए, एलेसियो ने कहा। फिर वह कॉनर की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। जो सबसे अच्छा एल्फ हो वही जीते, बर्थोल्ड ने उपहास उड़ाते हुए कहा। अब तुम्हारे लिए अपने दिवास्वप्न से जागने का समय आ गया है। कॉनर ने दोनों आदमियों की बहस को अनसुना कर स्थिर कदमों से आगे बढ़ गया। उसे अभी बहुत कुछ करना था और उनमें से एक था एल्फ्स और क्रेटोर साम्राज्य को पूरे महाद्वीप को घुटनों पर लाने के असली कारण का पता चलने से पहले अमर भूमि को खोजने के लिए आदमियों को नियुक्त करना। अध्याय 373, हेलन साम्राज्य का गद्दार। एस्ट, जो इस समय राजधानी में थे, उस घर के अंदर थे जहां वह कई वर्षों से अपनी मां के साथ रहते आए थे। अन्य सभी वयस्कों की तरह उसकी मां भी अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे बैठे एक क्रिस्टल की मूर्ति में बदल गई थी। हरमन, नाना और उसकी मां की सुरक्षा की निगरानी के लिए पीछे रह गई 3 नौकरानियों का भी वही हश्र हुआ था। युवा मालिक, खाना तैयार है, आइजैक ने खाने की मेज को सजाते हुए कहा। फिलहाल घर में सिर्फ वे दोनों ही थे और वे दोनों मिलकर घर के काम कर रहे थे, साथ ही उस तय तारीख का इंतजार कर रहे थे जब अकादमी के सभी छात्र राजधानी लौटेंगे और अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। स्पष्ट रूप से कहें तो एस्ट का मानना था कि अपने अपने क्षेत्रों में लौटे सभी छात्र तय तारीख पर वापस नहीं आएंगे। उनमें से अधिकांश अपने अपने क्षेत्रों के उत्तराधिकारी थे, इसलिए पीछे रह गए बचे हुए लोगों के कल्याण की देखभाल करना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। साथ ही वह विलियम को लेकर काफी चिंतित था। युवराज द्वारा सभी को अपने अपने गृहनगर लौटने की अनुमति देने के बाद एस्ट हाफ एल्फ की हालत जानने के लिए अकादमी गया। हालांकि जब वह वहां पहुंचा तो विलियम और इयान वहां नहीं मिले। एस्ट को लोंट जाने का बहुत मन था, लेकिन वह अपनी मां को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने ग्लैडियोलस की राजधानी में स्थित अपने निवास पर रुकने का फैसला किया। क्या खाना आपको पसंद नहीं आया, छोटे मालिक? एस्ट को खाना खाने के मूड में न देखकर इसहाक ने पूछा। एस्ट ने अपने वफादार सेवक को मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माफ कीजिए, मैं कुछ और सोच रहा था। आप जो खाना बनाते हैं वह हमेशा स्वादिष्ट होता है। ये जानकर कि इसमें उसकी खाना पकाने की गलती नहीं थी, इसहाक ने राहत की सांस ली। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, इसलिए दोनों खाते हुए बातें करते रहे। आसपास कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे किसी वीरान शहर में हों। एस्ट का घर ग्लैडियोलस के दूसरे तल पर स्थित था। यहीं पर हेलन साम्राज्य के महत्वपूर्ण लोगों और कुलीनों के निवास स्थान थे। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक घर से एक निश्चित दूरी थी और उनकी सभी संपत्तियां काफी विशाल थीं। इससे प्रत्येक परिवार को कुछ हद तक निजता मिली, जिसने मौजूदा स्थिति को इतना अंधकार में और निराशाजनक बना दिया। क्या आपको लगता है कि विल और इयान लोंट में हैं? एस्ट ने पूछा। इसहाक ने अपने युवा स्वामी के प्रश्न का उत्तर देने से पहले अपने मुंह में मौजूद भोजन को चबाना समाप्त कर दिया। मुझे लगता है कि यही बात है, युवा स्वामी, इसहाक ने उत्तर दिया। मुझे कोई और जगह नहीं सूझ रही जहां वे दोनों जा सकते थे। एस्ट ने सहमति में सिर हिलाया। विलियम की सुरक्षा के मामले में इयान कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए इन अराजक समय में लोंट शहर ही सबसे सुरक्षित जगह थी। सभा होने में अभी एक हफ्ता बाकी है, एस्ट ने धीमी आवाज में कहा। अगर विलियम उस समय वहां नहीं होंगे तो हम लोंट जाकर उनसे मिलेंगे। इसहाक ने सिर हिलाया। फिलहाल जो लोग मूर्तियों में बदल गए थे, उनके बारे में वे कुछ नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से प्रत्येक निवास विशेष मंत्रों द्वारा संरक्षित था जो घुसपैठियों को उनमें प्रवेश करने से रोकता था। केवल वही लोग जिनके पास एक विशेष छाप थी, परिसर में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उन्हें गंभीर चोटों का सामना करने वाले उच्च स्तरीय मंत्रों से बचना था। फिलहाल एस्ट की माँ, नाना, हरमन और उनकी नौकरानियां अपने घर के अंदर सुरक्षित थीं। बताएं, आप वर्तमान स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? एस्ट ने गंभीर भाव से पूछा। उन तीनों में से इसहाक सबसे कम बोलने वाला था, लेकिन वही था जिसे योजना बनाना और यह सुनिश्चित करना पसंद था कि जब भी वे किसी अभियान पर जाए तो उनके पास जरूरत की हर चीज हो।
एस्ट को कुछ मामलों में, विशेष रूप से जब उसे दूसरी राय की जरूरत होती थी, तो उसकी सलाह पर पूरा भरोसा था। कुछ गड़बड़ है, इसहाक ने तुरंत जवाब दिया। सभी वयस्क मूर्ति बन गए हैं, लेकिन किले के अंदर प्रकट हुए काले वस्त्रधारी लोग बिल्कुल ठीक हैं। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि उनका युवराज से गहरा संबंध है। मैं पहले तो ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन यह संभव है कि वे ही उस घटना के लिए जिम्मेदार थे जिसने 20 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मूर्तियों में बदल दिया था। एस्ट का चेहरा गंभीर हो गया। वह भी यही सोच रहा था, लेकिन उसके पास अपने संदेह को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। जब वह पहली बार राजा की मूर्ति देखने गया था, तब युवराज ने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दी थी जितनी उस समय दी थी। ऐसा लग रहा था मानो राजकुमार लियोनेल को पहले से ही अंदाजा था कि उनके पिता के साथ कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी संदिग्ध बात यह थी कि घटना के बाद किले में आए काले वस्त्रधारी लोगों का उन्होंने जिस तरह से अभिवादन किया। हालांकि उनका स्वागत बहुत गर्मजोशी से नहीं हुआ, लेकिन पहली नज़र में ही पता चल जाता था कि उनके बीच अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, राजा और अन्य उच्च पदस्थ सरदारों और सेना के अधिकारियों की मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इकट्ठा करने का काम भी उन्होंने ही स्वेच्छा से किया था। अतीत में एस्ट ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उस समय उसकी मनस्थिति भ्रम से भरी हुई थी। उस समय उसे केवल राजा की सुरक्षा और आकाश से गिरी बैंगनी ऑरोरा बोरेलिस के कारण लकवाग्रस्त हो चुकी सैनिक चींटियों के उन्मूलन की चिंता थी। क्या आपका मतलब यह है कि युवराज ने राज्य के साथ विश्वासघात किया है? एस्ट ने ऐसी आवाज में पूछा जिसे केवल इसहाक ही सुन सकता था। हालांकि उस घर में ध्वनिरोधक की अद्भुत व्यवस्था थी, लेकिन इस तरह की चर्चा के बारे में दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए था। इसहाक ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, ये तो सिर्फ मेरा अनुमान है। इस मामले में सही होने की बजाय गलत होना मुझे ज्यादा पसंद है, युवा स्वामी। एस्ट ने कुछ नहीं कहा और इसहाक को उनकी मेज से बर्तन हटाने की अनुमति दी। अपने भरोसेमंद सेवक की तरह एस्ट भी यही चाहता था कि युवराज इस षड्यंत्र में शामिल न हो, क्योंकि अगर ऐसा था तो राजकुमार लियोनेल ने न केवल हेलेन साम्राज्य के साथ विश्वासघात किया था, बल्कि अपने परिवार के साथ भी विश्वासघात किया था। एस्ट ने अपने सीने में उमड़ रहे गुस्से को दबाते हुए मुट्ठी भींच ली। उसे युवराज कभी पसंद नहीं था, लेकिन वह उससे इतनी नफरत भी नहीं करता था कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहे। मुझे सच जानना है, एस्ट ने छत की ओर देखते हुए अपना सिर उठाया। मुझे ये जानना है कि क्या उसने सचमुच महाराज के साथ विश्वासघात किया था। योजक चिन्ह। इस बीच ग्लैडियोलस के पूर्वी किनारे पर स्थित एक टावर के अंदर, जो एक जेल के रूप में काम करता था। हाँ, मुझे यकीन है कि तुमने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, है ना मेरे प्यारे भाई? रूफस अपने बड़े भाई के सूजे हुए चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उन दोनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया था, लेकिन रूफस की हालत युवराज की तुलना में कहीं बेहतर थी। कॉनर के खराब मूड में होने पर उसके कमरे में जबरदस्ती घुसने के बाद युवराज को इतनी मार पड़ी कि उसकी कुछ हड्डियां टूट गईं। स्वाभाविक रूप से शांत होने के बाद कॉनर ने संगठन के चिकित्सकों को अपने घावों का इलाज करने का आदेश दिया। हालांकि कॉनर ने उन्हें राजकुमार लियोनेल के चेहरे का इलाज करने से रोक दिया, जिससे लियोनेल गुस्से से पागल हो गया। दुर्भाग्यवश वह कुछ नहीं कर सका सिवाय अपने गुस्से को दबाने के, इस डर से कि अगर उसने हंगामा किया तो कॉनर फिर से उसकी कोठरी में आकर उसे पीट देगा। फ्रीसिया की सुंदर राजकुमारी से प्रेम करने वाले राजकुमार लियोनेल के लिए अपनी जान के साथ साथ अपने चेहरे की भी उतनी ही परवाह थी। उन्हें इस बात से बेहद नफरत थी कि उनका निकम्मा भाई उनका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय सहन करने के। कॉनर ने उन दोनों की निगरानी के लिए गार्ड तैनात कर रखे थे, इसलिए युवराज ने रूफस के चापलूसी भरे ताने बाने को नजरअंदाज कर दिया। कॉनर, कमीने, ये राजकुमार तुम्हें इस अपराध की सजा जरूर देगा। राजकुमार लियोनेल ने रूफस को घृणा से घूरते हुए कहा, जो उस समय अपनी इस हालत पर खुश हो रहा था। तुम भी। यहाँ से निकलने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोबारा मेरा मजाक न उड़ा सको और मुझ पर हंस न सको। युवराज का हृदय घृणा और क्रोध से भरा हुआ था। उनके जैसे व्यक्ति के लिए, जो दूसरों से श्रेष्ठ बनना चाहता था, इस तरह का व्यवहार उनके अहंकार पर धब्बा था। यदि उन्हें मौका मिलता तो वे निश्चित रूप से समय को पीछे मोड़ देते और अपने पिता को उस संगठन का पता बता देते जिसने उनका जीवन दयनीय बना दिया था। दुर्भाग्यवश पछतावे का कोई इलाज नहीं था। राजकुमार लियोनेल जानते थे कि उनके विकल्प सीमित थे। फिलहाल उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह उस समय का इंतजार करेगा जब वह अपना हक वापस पा सकेगा और उन सभी को, जिन्होंने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत की थी, घुटने टेककर उससे माफी मांगने पर मजबूर कर देगा। अध्याय 374। हेलेन साम्राज्य की सीमाओं के बाहर से आने वाले आगंतुक।
4 मीटर ऊंचा एक लामासू आकाश में उड़ रहा था और एक उड़ने वाली गाड़ी को खींच रहा था। 30 और लामासू उड़ने वाली गाड़ी के दोनों ओर उसके अंगरक्षक के रूप में चल रहे थे। योजक चिन्ह। लामासू दिव्य रक्षक, मानव सिर वाला पंखों वाला बैल। खतरे का स्तर 1 कम, झुंड में जोड़ा जा सकता है। सफलता दर 5%। लामासूस को अक्सर दिव्य रक्षक कहा जाता है क्योंकि वे बैल देवता के भयंकर और वफादार संरक्षक थे जो हजारों साल पहले इस धरती पर विचरण करते थे। उनका शरीर बैल जैसा, चेहरे की बनावट मनुष्य जैसी और पंखबाज जैसे होते हैं। ज़ेलान राजवंश में अधिकांश घरों में जिनका एक विशेष प्रभाव और शक्ति होती थी, उनके प्रवेश द्वार के पास नक्काशीदार लामासूस की एक जोड़ी स्थापित होती थी। उनका मानना था कि जब तक लामासूस उनके घर की रक्षा के लिए पहरा देते रहेंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। योजक चिन्ह। उड़ने वाली गाड़ी के अंदर ज़ेलान राजवंश के युवराज अलारिक सोल ज़ेलान अपने भाई बहनों की देखभाल कर रहे थे जो इस समय सो रहे थे। जब एल्व्स ने उनके राजवंश के बाहरी इलाके पर आक्रमण किया तो मिनोटॉर जाति ने तुरंत इसकी सूचना अपने सम्राट को दी। ज़ेलान राजवंश के विशालकाय बैल मिनोस को पता था कि इस समय एल्व्स के आक्रमण को रोकना असंभव होगा। अनायशा राजवंश की चींटी कॉलोनी की तरह ज़ेलान राजवंश के बैल रक्षक भी महाद्वीपीय जादू से कमजोर हो गए थे। शाही परिवार की वंश परंपरा को संरक्षित करने के लिए उसने लामासूस की एक टुकड़ी को शाही परिवार के जीवित सदस्यों को तुरंत इकट्ठा करने और उन्हें ऐसी जगह ले जाने का आदेश दिया जहां एल्व्स उन तक न पहुंच सके। फिर उसने शेष सभी बैल वंशियों को नोसोस के महल में इकट्ठा होने का आदेश दिया जहां वह स्वयं रहता था। ये महल ज़ेलान राजवंश की राजधानी से 10 मील दूर एक भूलभुलैया में स्थित था। ये भूलभुलैया शक्तिशाली रूनिक संरचनाओं से सुरक्षित थी जिन्हें इतने कम समय में भेदना एल्व्स के लिए भी असंभव था। शाही परिवार और अपनी प्रजा को एल्फ जाति द्वारा बंदी बनाए जाने और गुलाम बनाए जाने से बचाने के लिए मिनोस का यह अंतिम उपाय था। मिनोस ने राजकुमार अलारिक के लिए एक विशेष कलाकृति छोड़ी थी जिसकी सहायता से राजकुमार मिनोस के 2 पुत्रों इकारस और डेडलेस को बुला सकता था। दोनों ही सहस्राब्दी जीव थे, लेकिन महाद्वीपीय मंत्र के प्रभाव के कारण उनकी शक्तियां फिलहाल आधी हो गई थीं। फिर भी ज़ेलान राजवंश के महान संरक्षक ने राजकुमार अलारिक से कहा कि वह महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान उनकी सहायता के लिए उन्हें बुला सकता है जब उसका और उसके भाई बहनों का जीवन खतरे में हो। राजधानी से भागने के बाद राजकुमार अलारिक ने लामासूस को पश्चिम की ओर जाने का आदेश दिया। उनका लक्ष्य लोंट पहुंचना था जहां उनके दूर के चचेरे भाई रहते थे। फिलहाल महाद्वीप में ऐसी बहुत कम जगहें बची थीं जहां वे भागकर छिप सकते थे। लोंट का सटीक स्थान पता लगाने में वह इसलिए सक्षम था क्योंकि उसने किरिंटोर पर्वत में विदा होने से पहले अपनी सौतेली बहन राजकुमारी एला को एक कंगन दिया था। राजकुमार अलारिक ने भी वही कंगन अपनी कलाई पर पहना हुआ था और इस कंगन में निहित शक्ति का उपयोग करके वह अपनी बहन का सटीक स्थान पता लगा सका। अंततः 1 सप्ताह से अधिक की यात्रा के बाद दूर से लोंट शहर दिखाई दिया। उसी समय रथ के बगल में उड़ रहे लामासू में से एक दहाड़ा। उसने एक अन्य उड़ते हुए रथ को देखा जिसे एक ग्रिफोन खींच रहा था और एक वाइवरन उसकी सुरक्षा कर रहा था। उनकी संख्या अधिक होने के कारण रथ की रखवाली कर रहे लामासू को उन 2 जादुई जानवरों की जरा भी चिंता नहीं थी जो उसी दिशा में जा रहे थे जिस दिशा में वे जा रहे थे। अलारिक ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उन्हें किसी के भी खिलाफ लड़ने की मनाही है क्योंकि वह इस समय एक अलग राज्य में है। वहां कौन कौन जाता है? प्रमुख लामासू ने पूछा। अपना नाम और संगठन बताए। क्योंकि लामासू का सिर मनुष्य जैसा था इसलिए वह मानव भाषा बोलने में सक्षम था। उत्तर से अभी अभी लौटे विलियम ने जब उनसे 100 मीटर की दूरी पर मंडरा रही विशाल शक्ति को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। लायनहॉट और वाइवरन ने चुनौती भरे स्वर में चीख मारी, लेकिन लामासू ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे बहुत बुद्धिमान प्राणी थे और जानते थे कि इन 2 जादुई जीवों से उन्हें बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम विलियम वॉन आइंसेवर्थ है, विलियम ने गर्व से उत्तर दिया। आप सभी इस समय हमारे क्षेत्र के हवाई क्षेत्र में हैं। अपना नाम और मेरे गृहनगर आने का कारण बताइए। हालांकि उनकी संख्या कम थी, विलियम ने उन उड़ने वाले जीवों को पहचान लिया जो गंभीर भावों से उसकी गाड़ी की ओर देख रहे थे। यही कारण था कि उसने डेव को लोंट की ओर बढ़ रही उड़ने वाली टुकड़ी को रोकने का आदेश दिया। वह जानना चाहता था कि उसका अनुमान सही था या नहीं। मिलकर अच्छा लगा, चचेरे भाई, राजकुमार अलारिक ने उत्तर दिया। अपनी उड़ने वाली गाड़ी को खींचते हुए लामासू आगे बढ़ा। मेरी बहन राजकुमारी एला कैसी है? विलियम ने ज़ेलान राजवंश के शैतानी रूप वाले राजकुमार को देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराया भी। उनके शक्तिशाली दल को देखकर उसे लगा कि वह उनके आने का कारण पहले से ही जानता है। क्या आप उससे मिलने आए थे?
विलियम ने पूछा। राजकुमार अलारिक ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। दरअसल हम यहाँ आपसे और आपके परिवार से कुछ समय के लिए हमें शरण देने का अनुरोध करने आए हैं। आश्रय, आपका क्या मतलब है? यह एक लंबी कहानी है। क्या हम आपके घर पहुंचने के बाद अपनी बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं? हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं और बहुत थक गए हैं। स्वाभाविक रूप से विलियम को पता था कि एल्स ने ज़ेलान राजवंश पर आक्रमण कर दिया है। हालांकि उसने इस तथ्य से अनभिज्ञ होने का नाटक किया। पहली बात तो ये थी कि वह युवराज अलारिक को इतने लंबे समय से नहीं जानता था कि उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सके। दूसरे, वह जानना चाहता था कि युवराज अब अपने राजवंश को छोड़कर आगे क्या कदम उठाएंगे। विलियम ने देखा था कि हताशा लोगों को किस हद तक प्रभावित कर सकती है। लाल बालों वाला वह लड़का जानना चाहता था कि क्या राजकुमार अलारिक भी उन लोगों में से एक थे जो इस तरह के दबाव के आगे झुक गए थे। विलियम ने आंखों के नीचे काले घेरे वाले राजकुमार की ओर देखा और सिर हिलाया। चलो लोन चलते हैं, मैं आगे आगे चलूंगा। राजकुमार अलारिक ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, मैं भविष्य में आपका एहसान चुकाऊंगा। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। विलियम ने मुस्कुराते हुए डेव को जाने का इशारा किया। लायनहॉट चीखा और लोंट की दिशा में उड़ गया। कॉनरेड भी ज्यादा पीछे नहीं था और उड़ने वाली गाड़ी के साथ साथ उड़ने लगा। जब वाइवेंस और ओरोब्रो ने कुछ ऐसे जानवरों के आने का आभास किया जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, तो वे सतर्क हो गए। अगर विलियम उन्हें कस्बे की ओर ले जाने वाला न होता तो वे तुरंत उन पर हमला कर देते। जेकिल, जिससे एक बड़ी सेना के आने का आभास हो गया था, शहर की दीवार के ऊपर से उनका इंतजार कर रहा था और दूर से उन्हें देख रहा था। वह मवेशियों की नस्ल से अच्छी तरह परिचित था क्योंकि ज़ेलान राजवंश के विरुद्ध मोर्चा संभालने वाले किले को छोड़ने से पहले उसने उन्हें अपने पेट में रखा था। उसने उन्हें खाया नहीं क्योंकि जेम्स ने उसे बातों बातों में बताया था कि विलियम में झुंड के जानवरों को वश में करने की अद्भुत क्षमता है। हालांकि जेकिल को इस बात का पक्का यकीन नहीं था कि मिनोटोर और अन्य बैल जैसे जानवर झुंड का हिस्सा माने जा सकते हैं या नहीं, फिर भी उसने उन्हें अपने साथ ले लिया ताकि विलियम बाद में उन्हें पालतू बना सके। यह एक सरप्राइज था जो वह अमर भूमि की खोज पूरी करने के बाद विलियम को देने वाला था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हो गई जिससे लाल बालों वाले लड़के के लिए जेकिल का सरप्राइज देने का प्लान टल गया। खैर, मुझे लगता है ये भी ठीक है। जेकिल ने धीरे से बुदबुदाते हुए आकाश से धीरे धीरे उतर रही दो उड़ने वाली गाड़ियों को देखा। शायद हमारे आगंतुक हमें हेलेन साम्राज्य की सीमाओं के बाहर घटित हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकें। अध्याय 375 अंधकार में और कठिन समय। राजकुमारी एला को अपने भाई बहनों को सुरक्षित देखकर राहत मिली। हालांकि अपने राज्य में घटी घटनाओं की श्रृंखला से वह दुखी भी थी। राजकुमार अलारिक सम्मेलन कक्ष में गए थे जहां विलियम, मैथ्यू, लेया, इयान, जेकिल और सेलिन उनका इंतजार कर रहे थे। वे चाहते थे कि वह उन्हें एल्फ सेनाओं की शक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी दे। राजकुमार अलारिक ये देखकर दंग रह गए कि जेकिल और सेलिन पर महाद्वीपीय जादू का कोई असर नहीं हुआ। वे उनसे पूछना चाहते थे कि वे इस श्राप का सामना कैसे कर पाए, लेकिन उन्हें पता था कि अभी पूछने का समय नहीं है। उनका विश्वास जीतने के लिए उसे पहले ये साबित करना होगा कि वह इसके योग्य है। राजकुमार अलारिक को बचपन से ही ज़ेलान राजवंश के शासन की शिक्षा दी गई थी। उसे बातचीत और दबाव बनाने की कला सिखाई गई थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने दूसरे विकल्प का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि वे अपने गृह क्षेत्र में नहीं थे। वे एक अतिथि थे और एक अतिथि को अपनी भूमिका के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, न कि मेजबान को नाराज करना चाहिए। राजकुमार अलारिक नहीं चाहते थे कि उनके भाई बहन कष्ट सहें, इसलिए वे विलियम और उनके साथ आए दो वयस्कों के साथ साझेदारी करने के लिए पीछे हटने और अपनी स्थिति को कम करने के लिए तैयार थे। व्लादिमीर ने बैठक में भाग नहीं लिया क्योंकि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका एकमात्र उद्देश्य लोंट की रक्षा करना था, बस इतना ही। उसकी सीमाओं के बाहर जो कुछ भी होता था उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर पूरा हेलेन साम्राज्य राख में तब्दील हो जाए तब भी व्लादिमीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए राज्यों, साम्राज्यों और राजवंशों का पतन एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा था। उसे उन नश्वर मनुष्यों की परवाह नहीं थी जिनका उसके दिल में कोई महत्व नहीं था। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देख पाया, राजकुमार एल्रिक ने कहना शुरू किया, लेकिन महल की और दौरे मिनोटोस के अनुसार सभी एल्व्स प्लेटिनम रैंक से ऊपर थे। ज़ेलान राजवंश में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि बचे हुए लोग केवल किशोर और बच्चे हैं। यद्यपि हमारे दल में प्रतिभाशाली योद्धा हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर स्वर्ण रैंक के प्रारंभिक चरण में ही हैं। एल्फ के विलक्षण प्रतिभावान योद्धा रैंक और युद्ध कौशल दोनों में हमसे कहीं बेहतर हैं।
राजकुमार अलारिक ने अपने माथे को हाथ से रगड़ते हुए आह भरी। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं उन्हें अपने साथ भागने में नहीं ला सका। एल्फों का आक्रमण अचानक हुआ और उनमें से अधिकांश के पास उड़ने वाले वाहन थे जो सीधे राजधानी की ओर उड़ गए। अगर सम्राट मिनोस ने समय पर मदद न की होती तो हम बहुत पहले ही पकड़े गए होते। योजक चिन्ह। लेखक का नोट, यह इस उपन्यास में शक्ति रैंकिंग का एक संक्षिप्त सारांश है। धातु रैंक मनुष्यों के लिए है और वर्ग रैंक जानवरों के लिए है। कॉपर इक्वल्स शुरुआती शौकिया, कांस्य इक्वल्स श्रेणी ए, सिल्वर इक्वल्स क्लास डी, सोना इक्वल्स श्रेणी सी, प्लेटिनम इक्वल्स श्रेणी बी, मित्रल इक्वल्स श्रेणी ए, एडमेंटियम इक्वल्स शताब्दी जानवर, काला इक्वल्स मिलेनियल बीस्ट, संत इक्वल्स असंख्य जानवर। जहां तक मैजिक रैंक्स की बात है, उन्हें शकल के आधार पर रैंक किया जाता है। प्रथम वृत्त, द्वितीय वृत्त, तृतीय वृत्त से लेकर 10वें वृत्त तक। मैंने रैंकिंग के लिए एक सहायक अध्याय जोड़ा है, इसलिए इस उपन्यास की रैंकिंग प्रणाली के बारे में संक्षिप्त जानकारी के लिए इसे अवश्य पढ़ें। योजक चिन्ह। विलियम ने अपनी गुरु सेलीन की ओर देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। उसकी खूबसूरत गुरु ने उसे बहुत पहले बताया था कि एल्फ विलक्षण प्रतिभाएं मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। वह बस यह नहीं जानता था कि वे कितने शक्तिशाली थे क्योंकि उसने युद्ध में उनमें से किसी का भी सामना नहीं किया था। विलियम की वर्तमान शक्ति प्लेटिनम रैंक के मध्य स्तर पर थी। हालांकि यदि वह अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करे तो उसकी युद्ध क्षमता आसानी से मित्रिल रैंक के अंतिम स्तर तक पहुंच सकती है। सेलीन ने अपने शिष्य की ओर ठंडेपन से देखा क्योंकि वह विलियम के विचारों को समझ गई थी। चिंता मत करो, तुम्हारी वर्तमान शक्ति के स्तर को देखते हुए सामान्य एल्फ प्रतिभाएं भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, सेलीन ने कहा। तुम्हें इस एल्फ अभियान के कप्तानों और कमांडरों से सावधान रहना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे पहले ही एडमेंटियम रैंक प्राप्त कर चुके हैं। सेलीन की घोषणा सुनकर मैथ्यू, ली, इयान और प्रिंस अलारिक के चेहरे गंभीर हो गए। फिलहाल मैथ्यू और ली की युद्ध क्षमता प्लेटिनम रैंक के शुरुआती स्तर पर थी। यही बात राजकुमार अलारिक के लिए भी कही जा सकती है, जो मार्शल आर्ट और जादुई युद्ध दोनों में निपुण थे। राजकुमार अलारिक, अब आपकी क्या योजनाएं हैं? विलियम ने पूछा। ज़ेलान राजवंश के युवराज ने विलियम की ओर देखते हुए अपना सिर उठाया। मेरे पास जो वर्तमान सेना है उससे मैं अपने राजवंश को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। भागने में हमारे साथ आए 30 लाम्त्सु ही शाही परिवार के पास मौजूद हमारी वर्तमान लड़ाकू शक्ति है। यदि संभव हो तो मैं आगे की योजना पर विचार करने के लिए लोंट में ही रुकना चाहूंगा। मुझे खेद है कि इस स्थान तक पहुंचने के अलावा मैंने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा है। राजकुमार अलारिक ने विलियम की ओर गंभीरता से देखा। क्या आप हमें यहां रहने की अनुमति देंगे? कमरे में मौजूद सभी लोगों ने विलियम की ओर देखा। हालांकि मैथ्यू और लिया उससे उम्र में बड़े थे, विलियम एक नाइट ऑर्डर का नाइट कमांडर था। उसका पद उनसे ऊंचा था क्योंकि युद्ध के समय नाइट कमांडरों का पद जनरल के बराबर होता था। बेशक आप यहां रह सकते हैं, विलियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन यह मुफ्त नहीं होगा। विलियम जानता था कि राजकुमार अलारिक को ठहरने देना सही था। हालांकि वह ये भी समझता था कि अगर वह उसे मुफ्त में ठहरने देता तो युवराज सोचेंगे कि उसकी मेहमाननवाजी के पीछे कोई गुप्त मकसद है। उनके सहयोग के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करना बेहतर था ताकि दोनों पक्ष निश्चिंत रह सकें। मैं चाहता हूं कि लाम्सुस वंश के 10 लोग आपके अधीन रहकर मेरे लिए काम करें, विलियम ने कहा। अभी मेरे पास सैनिकों की कमी है। ठीक वैसे ही जैसे आपके राजवंश के साथ हुआ, हेलन साम्राज्य पर ड्यूस नामक एक संगठन का घेरा है। मुझे हर संभव लड़ाकू बल की आवश्यकता है। राजकुमार अलारिक ने सिर हिलाया। उन्हें पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने विलियम की मदद के लिए 20 लाम्सुओं को भेजने का समझौता करने की तैयारी कर ली थी। सौभाग्य से विलियम ने केवल 10 लाम्सुओं की मांग की, जिससे राजकुमार ने थोड़ी राहत की सांस ली। विलियम, थोड़ी देर में मुझे कुछ समय दे दो, जेकिल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। विलियम ने लोंट के दंत चिकित्सक को संदेह भरी नजरों से देखा क्योंकि जेकिल हमेशा से ही उसे डरावना लगता था। लाल बालों वाले लड़के के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने दंत चिकित्सक के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखी। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी धोखेबाज से सौदा करने जा रहा हो और उसके पास बिना किसी प्रतिरोध के खुद को ठगे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। योजक चिन्ह। सर विलियम के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही? राजकुमारी एला ने जैसे ही उनके बड़े भाई राजकुमार अलारिक उस घर में दिखाई दिए जिसे विलियम ने लोंट में रहने के दौरान ज़ेलान राजवंश के शाही परिवार के अस्थायी निवास के रूप में नामित किया था, पूछा। ये घर उन विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाया गया था जो लोंट घूमने आते थे।
ये घर 2 मंजिला था और आइंसवर्थ निवास से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित था। सब ठीक रहा, अलारिक ने अपने लिविंग रूम में आरामदायक सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया। वे अच्छे लोग हैं। राजकुमारी एला ने सहमति में सिर हिलाया। जब से वह लौट आई थी, एंसवर्थ परिवार ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। उसके गुरु लाइफ आर्कॉन ओवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। यहाँ तक कि उनकी युवा पत्नी भी राजकुमारी एला को परिवार के सदस्य की तरह मानती थी और अक्सर उसे अपने साथ दोपहर और रात के खाने पर आमंत्रित करती थी। बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि हम अपने राजवंश को वापस हासिल कर पाएंगे? राजकुमारी एला ने उदास चेहरे के साथ पूछा। राजकुमार अलारिक ने छत की ओर देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वह और राजकुमारी एला दोनों जानते थे कि एल्व्स के हाथों से अपने राजवंश को वापस पाना मात्र एक कोरी कल्पना थी। फिलहाल उनके पास चमत्कार होने की आशा के अलावा कोई चारा नहीं था। राजकुमार अलारिक जानता था कि जीतने का एकमात्र तरीका मिनोटॉर जाति के पुनः बल प्राप्त करने की प्रतीक्षा करना था। तभी और केवल तभी उन्हें एल्व्स को चुनौती देने का मौका मिलेगा। सवाल सिर्फ इतना था कि राजा मिनोस और उनकी प्रजा कब अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करेंगे। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर राजकुमार अलारिक नहीं दे सका। शायद स्वयं राजा मिनोस को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ये अंधकार में और कठिन समय थे। एक ऐसा समय जब आशा क्षणभंगुर थी और मुक्ति का कोई नामोनिशान नहीं था। अध्याय 376 त्वरित शॉर्ट शेपर्ड कौशल। सर जेकिल, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? विलियम ने पूछा। जेकिल ने बस मुस्कुराकर अपनी उंगली होठों पर रख ली। यह एक रहस्य है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वे दोनों इस समय लोंट के रक्षकों में से एक वाइवरन पर सवार थे। विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें लोंट से दूर जाकर बात क्यों करनी पड़ रही है। मन ही मन उसे उम्मीद थी कि जेकिल उसे अपने प्रयोगों के लिए नमूने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। चूंकि यह एक निजी मामला था, इसलिए इयान को विलियम के साथ जाने की अनुमति नहीं थी। इससे उस अर्ध हेल्फ को लगा कि लोंट के दंत चिकित्सक जो भी बात करना चाहते हैं वह गुप्त रूप से ही करनी होगी। जल्द ही दोनों एक परिचित स्थान पर पहुंच गए। ये वही शांत जंगल था जहां विलियम ने लोंट के प्रेरी ट्रेंट और उसके शराबी भिक्षु गुरु ड्वेन के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वायवन झील के किनारे खुले मैदान में उतरा और उसने अपने दोनों यात्रियों को उतरने की अनुमति दी। फिर जेकिल ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए और अपने सामने खड़े लाल बालों वाले लड़के को देखते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि तुम झुंड में रहने वाले जानवरों को वश में कर सकते हो। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? विलियम ने सिर हिलाया। अतीत में उसने अनुबंधों का उपयोग करके स्पायर और सोगलाव को अपने समूह के अस्थायी सदस्य बना लिया था। कारण उसके शेपर्ड जॉब क्लास में टैमिंग स्किल नहीं थी। हिप्पोग्रिफ्स और ट्रोलहाउंड्स को अपने झुंड का हिस्सा बनाने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वह था उन्हें वादों और समझौतों के जरिए आमंत्रित करना। उसने हिप्पोग्रिफ्स से वादा किया कि अगर वे उसके झुंड का हिस्सा बन जाते हैं तो वह उनके अंगों को फिर से उगा देगा। इस समझौते के चलते शेपर्ड जॉब क्लास किसी तरह इन जादुई जीवों को वश में करने और उन्हें अपने झुंड में शामिल करने में सफल रहा। उसे यह नहीं पता था कि राजा की शतरंज की बिसात की देवी परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे उसकी मदद कर रही थी। जेकिल मुस्कुराया, तो फिर तुम अपनी उस वशीकरण क्षमता को आजमा कर देखो। एक पल के लिए पीछे मुड़ो। विलियम ने आज्ञाकारी रूप से जेकिल के आदेश का पालन किया और मुड़ गया। अचानक शांत जंगल की खामोशी टूट गई और धरती ऐसे कांप उठी मानो भूकंप आ गया हो। लाल बालों वाला लड़का अपना सिर घुमाने ही वाला था कि एक हाथ ने उसका सिर वहीं रोक दिया। क्या मैंने तुम्हें अपना सिर घुमाने के लिए कहा था? जेकिल की धमकी भरी आवाज ने विलियम को अपना सिर हिलाने तक में असमर्थ कर दिया। जेकिल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका सिर सचमुच जकड़ा हुआ था। विलियम को लग रहा था कि चाहे वह अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगा दे, वह जेकिल की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाएगा। कुछ मिनट बीत गए और आखिरकार कंपन रुक गया। विलियम का सिर छोड़ते ही जेकिल ने जोर से डकार ली। जब लाल बालों वाले लड़के को आखिरकार आजादी मिली तब भी उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि दंत चिकित्सक एक बार फिर उसका सिर पकड़ लेगा और इस बार उसे उसके शरीर से अलग कर देगा। ठीक है, अब तुम मुड़ सकते हो, जेकिल ने कहा। विलियम ने सावधानी से पीछे मुड़कर देखा और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विभिन्न आकारों के 100 से अधिक जानवर जमीन पर हौंफते हुए पड़े थे। उनमें कम से कम 20 लामसू, 50 लाल मिनोटॉर, 100 से अधिक नरक के बैल और 6 मीटर से अधिक ऊंचा एक विशालकाय अर्धमानव बैल शामिल थे। विलियम का अचंभित चेहरा देखकर जेकिल मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी हैरानी उस अहंकारी लाल बालों वाले लड़के को चुप करा देगी,
जिससे उसे लगा कि उसकी कोशिश सार्थक हो गई। आगे बढ़ो, उन्हें वश में करने की पूरी कोशिश करो, जेकिल ने आग्रह किया। विलियम ने सिर हिलाया और उस विशालकाय बैल की ओर चल पड़ा जो एक सहस्राब्दी जानवर की आभा बिखेर रहा था। विलियम का मानना था कि अगर उसने अपने शेपर्ड जॉब क्लास को विकसित नहीं किया होता तो वह इस शक्तिशाली प्राणी को अपने झुंड में शामिल करने में कभी सक्षम नहीं होता। उसे अभी भी टाइटैनिक ग्रीन स्केल ट्रोलहाउंड के बारे में पछतावा हो रहा था जिसने उसका निमंत्रण ठुकरा दिया था। इसी वजह से विलियम एक ऐसा वशीकरण कौशल हासिल करना चाहता था जिससे वह किसी भी झुंड के जीव को अधिक संभावनाओं के साथ पकड़ सके। जब विलियम को क्विक शॉट शेपर्ड जॉब क्लास मिली तो उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी यह नई जॉब क्लास उसे सिस्टम की शक्ति से अपनी पसंद के 12 कौशल बनाने की अनुमति देगी। उसने जितने भी परीक्षण पास किए उनमें से प्रत्येक ने उसे एक विशेष क्षमता विकसित करने की अनुमति दी। इससे विलियम बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने और सिस्टम ने मिलकर सबसे उपयुक्त कौशल तैयार किए जिनका उपयोग वह स्वयं को और अपने अधीन झुंड को मजबूत करने के लिए कर सकता था। फिलहाल क्विक शॉट शेपर्ड के पास कुल 12 कौशल हैं। योजक चिन्ह, क्विक शॉट वॉर आर्ट, सक्रिय कौशल, क्विक शॉट शेपर्ड को अपनी युद्ध कलाओं का उपयोग करने की अनुमति दें। युद्ध कलाओं की अधिकतम संख्या 13 है जिन्हें बनाया जा सकता है। पशुओं को वश में करना, सक्रिय कौशल, किसी भी ऐसे जानवर पर प्रकाश का गोला फेंके जिसे वश में किया जा सकता है। यदि जानवर चरवाहे से कमजोर है तो उसे वश में करने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर चरवाहे के प्रति जानवर की अच्छी राय हो तो उसे वश में करने की संभावना बढ़ जाती है। यदि जानवर कमजोर अवस्था में हो तो उसे वश में करने की संभावना बढ़ जाती है। केवल झुंड में रहने वाले जानवरों पर लागू होता है। आशा की किरण, निष्क्रिय कौशल, चरवाहे के आदेश के तहत झुंड के प्रत्येक सदस्य को सभी आंकड़ों में जोड़ 5 वृद्धि प्राप्त होती है। चरवाहे का आशीर्वाद, सक्रिय कौशल, चरवाहा पूरे झुंड को एक आशीर्वाद दे सकता है। प्रत्येक आशीर्वाद उनके संबंधित गुणों में जोड़ 2 की वृद्धि प्रदान करता है। एक समय में केवल एक ही आशीर्वाद सक्रिय हो सकता है। बैल की ताकत, बिल्ली की सुंदरता, बांस की शान, भेड़िए की चालाकी, कछुए का ज्ञान, स्वतंत्रता पथ प्रदर्शक, सक्रिय कौशल, चरवाहे के झुंड के सभी सदस्यों को किसी भी प्रकार के भूभाग में आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उन्हें किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उनके आवागमन में बाधा उत्पन्न करें। जब तक ये जादू प्रभावी रहेगा, झुंड पानी के अंदर ऐसे चल सकेगा जैसे वे जमीन पर चल रहे हो या दौड़ रहे हो। वीरता, निष्क्रिय कौशल, जब झुंड के सदस्य अपने से एक या कई रैंक ऊपर के विरोधियों से लड़ते हैं तो उनके सभी आंकड़े 50% बढ़ जाते हैं। सामूहिक प्रतिरक्षा, निष्क्रिय कौशल, झुंड के सभी सदस्यों को चरवाहे के सभी प्राकृतिक प्रतिरोध प्राप्त होते हैं। यदि चरवाहे में किसी विशेष स्थिति से संबंधित बीमारियों या रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा है तो झुंड के सभी सदस्यों को यह प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। पानी के अंदर सांस लेना, सक्रिय कौशल, झुंड के सभी सदस्यों को पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। झुंड का संरक्षक, सक्रिय कौशल, ये चरवाहे को अपने झुंड के किसी भी जानवर में रूपांतरित होने की अनुमति देता है। ये कौशल 1 घंटे तक चलेगा। इस सुविधा को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। उपचारक पवन, सक्रिय कौशल, चरवाहा एक हल्की हवा का आह्वान करता है जो 20 मीटर के दायरे में 2000 हेल्थ पॉइंट्स तक ठीक कर देती है। रिश्तेदारी का विकास, चरवाहा किसी एक जानवर को चुनकर उसके साथ समझौता कर सकता है और उसे अधिक शक्तिशाली रूप में विकसित होने की अनुमति दे सकता है। किसी भी समय केवल एक ही जीव रिश्तेदारी विकास का उपयोग कर सकता है। अजेय 1000 जानवरों का आक्रमण, सक्रिय कौशल, दुश्मनों की ओर बढ़ते समय झुंड के सभी सदस्यों को दूर से किए जाने वाले हमलों के खिलाफ 80% प्रतिरोध प्राप्त होता है। दुश्मनों की ओर बढ़ते समय झुंड के सभी सदस्यों को जादुई हमलों के खिलाफ 80% प्रतिरोध प्राप्त होता है। झुंड के प्रत्येक सदस्य को एक जादुई सुरक्षा कवच प्राप्त होगा जो 100,000 हेल्थ पॉइंट्स तक के नुकसान को सहन कर सकता है। झुंड का कोई भी सदस्य जिसे 100,000 हेल्थ पॉइंट से अधिक का नुकसान होता है वह तुरंत इस बफ के प्रभाव को खो देगा। इस कौशल का उपयोग तभी किया जा सकता है जब झुंड में 1000 या उससे अधिक सदस्य हों। योजक चिन्ह, इन कौशलों के कारण विलियम को विश्वास था कि वह अपने झुंड को अगले स्तर तक मजबूत कर पाएगा। अभी उसके पास केवल कौशल अंक कम थे। यही कारण था कि वह उन सभी को एक ही समय में अपग्रेड नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह जानता था कि जब ये सभी कौशल अनलॉक हो जाएंगे तो उसका झुंड अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकेगा। ये कौशल विलियम को उस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने की शक्ति देंगे जहां वह खुद बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में था।
अध्याय 377 मेरे लिए लड़ो और मैं तुम्हारे वचन पूरे करूंगा। सहस्राब्दी दानव इर्चितु ने अपने शरीर पर एक अपरिचित फिर भी गर्म शक्ति का अनुभव किया। उसे बहुत आराम महसूस हुआ, फिर भी उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि उसे उस शक्ति के वश में नहीं आना चाहिए जो धीरे धीरे उसे किसी की इच्छा के अधीन कर रही थी। इर्चितु एक विशालकाय सफेद बैल था जो लगभग उतना ही लंबा और चौड़ा था जितना कि वह शैतानी नरकैप जिसने कालकोठरी में हुए प्रकोप के दौरान विलियम की मदद की थी। उसके 2 सींग बहुत बड़े थे जो उसे बेहद प्रभावशाली बनाते थे। दुर्भाग्यवश महाद्वीपीय मंत्र के प्रभाव से इसकी शक्ति वर्तमान में आधी हो गई थी। इस मंत्र ने महाद्वीप के उन सभी प्राणियों को प्रभावित किया था जिनका स्तर शताब्दी या उससे ऊपर था। केवल वे प्राणी ही इस मंत्र से अप्रभावित रहे जो अत्यंत शक्तिशाली थे, जैसे कि छद्म अर्धदेव और अर्धदेव। मिनोटॉर जाति के सम्राट मिनोस और चींटी रानी दोनों ही जादू से प्रभावित हुए थे। हालांकि चींटी रानी का मुख्य उद्देश्य अंडे देना था, इसलिए उसका खतरा कम नहीं हुआ। केवल मिनोटॉर जाति के राजा मिनोस को ही इस जादू से सबसे अधिक नुकसान हुआ। इसी वजह से उसके पास अपने महल को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था ताकि एल्स उसकी प्रजा को पकड़ न सके। इर्चितु ने विलियम के वशीकरण मंत्र का पूरी ताकत से विरोध किया। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति शताब्दी रैंक के शुरुआती स्तर तक गिर गई थी, फिर भी वह एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। कुछ ही क्षणों में वशीकरण कौशल विफल हो गया और विलियम के मंत्र का विरोध करने के प्रयास में विशालकाय सफेद बैल जोर जोर से हाँफने लगा। तुम्हें श्राप मिले, इर्चितु ने अपनी आंखें खोलकर विलियम को घूरते हुए टेलीपैथी के जरिए कहा। हालांकि जैसे ही उसकी नजर लड़के पर पड़ी, उसके खूंखार चेहरे पर हैरानी का एक भाव झलक उठा। तब तुम, इर्चितु ने विलियम को अविश्वास भरी निगाहों से देखते हुए हैरानी से कहा। नहीं, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। विशालकाय सफेद बैल ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह अपने शरीर को हिला नहीं सका। महाद्वीपीय जादू और जेकिल के पेट में भूख से ग्रस्त होने के कारण वह इतना कमजोर हो गया था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हालांकि उसकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं और वह अपने सामने खड़े लाल बालों वाले लड़के को घूर रहा था। मेरे पास आओ, लड़के, इर्चितु ने कहा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस कुछ पुष्टि करना चाहता हूं। विलियम ने पलक भी नहीं झपकाए और निडर होकर आगे बढ़ गया। पास ही खड़ा जेकिल भौहें चढ़ाकर खड़ा हो गया और अगर इर्चितु ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो लड़के की रक्षा करने के लिए तैयार हो गया। जब विलियम विशालकाय बैल के सिर से केवल 2 मीटर दूर था तो इर्चितु ने लड़के के शरीर को सूंघा, मानो वह अपने संदेह की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा हो। आपका नाम? इर्चितु ने पूछा। विलियम, विलियम ने उत्तर दिया। इर्चितु ने अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जो वह सोच सकता था। आपका पेशा क्या है? विलियम मुस्कुराया क्योंकि वह विशाल सफेद बैल के प्रश्न का असली अर्थ समझ गया था। फिर उसे डेविड का वह छोटा सा उपदेश याद आया जो उसे स्वर्गलोक में 13 परीक्षाओं में भाग लेने के लिए भेजे जाने से पहले दिया गया था। मैं झुंड का शाश्वत रक्षक हूं, विलियम ने गर्व से कहा। फिर उसने जमीन पर लेटे हुए विशाल सफेद बैल को गंभीर भाव से देखा। क्या तुम अपने पूर्वजों द्वारा ली गई शपथ का पालन करोगे? इर्चितु हंसा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद खांसने लगा। जेकिल के पेट में लंबे समय तक रहने के कारण उसका कमजोर शरीर अभी भी दर्द से व्याकुल था और उसकी हंसी ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। क्या आपने पहले मुझसे अनुबंध करने की कोशिश की थी? इर्चितु ने पूछा। विलियम ने कुछ देर सोचा क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने खड़ा अभिमानी जानवर एक ईमानदार जवाब की मांग कर रहा है। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उसने सच बोलने का फैसला किया। हाँ और ना, विलियम ने उत्तर दिया। हाँ, यह एक प्रकार का अनुबंध है जो बीस्ट कंपेनियन के अनुबंध के समान है, लेकिन थोड़ा अलग है। मैंने पहले जो करने का प्रयास किया था वह आपको अपने झुंड में शामिल करना था। संक्षेप में, मैं आपको अपनी निजी सेना में शामिल कर रहा हूं। इसके बाद विलियम ने लामासूस, मिनोटॉज और ज्वालावान बैलों को देखा जो जमीन पर पड़े हुए थे। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं इन्हें भी अपने झुंड में शामिल करने की योजना बना रहा हूं, विलियम ने आगे कहा। आधे मिनट तक गिरे हुए जानवरों को देखने के बाद उसने अपना ध्यान उस विशाल बैल की ओर मोड़ा जो गंभीर भाव से उसे देख रहा था। इर्चितु, मैं तुमसे मेरे लिए लड़ने की विनती करता हूं, विलियम ने कहा। मेरे लिए लड़ो और मैं तुम्हारी प्रतिज्ञाओं को पूरा मानूंगा। तुम्हारा क्या कहना है? इस समय कमजोर अवस्था में मौजूद सभी जानवर विलियम और इर्चितु की बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने लाल बालों वाले लड़के की आभा में कुछ बहुत अलग भी महसूस किया था और इर्चितु ने उनके संदेह की पुष्टि कर दी थी।
विलियम झुंड का शाश्वत संरक्षक था और मिनोटोर जाति ने चरवाहों के देवता और उनके चुने हुए शिष्यों की सेवा करने की शपथ ली थी, जो नश्वर जगत में उनकी भूमिका निभाएंगे। ज़ेलान राजवंश की रक्षा करने वाले जानवरों को अब एक चुनाव करना था। या तो वे अपनी शपथ पूरी करें और विलियम का अनुसरण करें, या उसे अस्वीकार करके अपने राजा के प्रति वफादार रहें। अपना लक्ष्य बताओ, एरचितु ने पूछा। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे और उसने अर्धहेल्थ से एक और सवाल पूछा। यद्यपि हमने शाश्वत संरक्षक के प्रति शपथ ली है, फिर भी हम अपने राजा और अपने राजवंश के नागरिकों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। ज़ेलान राजवंश के संबंध में तुम्हारी क्या योजना है? विलियम जानता था कि अब वह मिनोटोर जाति के कमांडर के साथ चल रही एक जटिल बातचीत के निर्णायक मोड़ पर था। उसके जवाब के आधार पर एरचितु और बाकी जानवर या तो उसका साथ देंगे या फिर अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करेंगे। मैं प्रभुत्व नहीं चाहता, लाल बालों वाले लड़के ने प्रतिज्ञा करते हुए अपनी मुट्ठी छाती पर रखी। मेरा लक्ष्य उस संगठन से लड़ना है जिसने इस महाद्वीप में अराजकता फैलाई है, साथ ही उन विदेशियों को खदेड़ना है जिन्होंने हमारी भूमि पर आक्रमण किया है। यही मेरा लक्ष्य है। और अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद तुम क्या करोगे? एरचितु ने पूछा। हमारे राजवंश का क्या होगा? विलियम ने अपना सिर खुजाते हुए विशालकाय बैल को एक शर्माती हुई मुस्कान दी। अरे, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि युवराज मेरे दूर के चचेरे भाई हैं? दूर के चचेरे भाई? हाँ, दरअसल युवराज अलारिक इस समय लोंट में है। लोंट मेरा गृहनगर है और यहाँ से कुछ ही मील दूर है। हमारा काम खत्म होने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। विलियम ने अपनी चरवाहे वाली लाठी उठाए और उसे मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने लाठी का सिरा एरचितु के चेहरे की ओर कर दिया। हालांकि डेविड ने उसे बताया था कि मिनोटोर जाति चरवाहों की रक्षक है, लेकिन ये प्रतिज्ञा हजारों साल पहले ली गई थी। उसे नहीं पता था कि मौजूदा मिनोटोर इस प्राचीन शपथ का सम्मान करेंगे या नहीं। एक बात तो तय थी, चाहे वे शपथ का सम्मान करें या न करें, विलियम एरचितु और उसके साथियों को अपने झुंड में शामिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, चाहे उन्हें ये पसंद हो या न हो। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम मेरे लिए लड़ोगे? विलियम ने पूछा। उसके शब्दों में कोई धमकी नहीं थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व से एक ऐसा दबदबा झलक रहा था जो ना सुनने को तैयार नहीं था। एरचितु जानता था कि निर्णय लेने का समय आ गया है। जमीन पर लेटे हुए जानवर अपने नेता की ओर देख रहे थे और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। एरचितु का जो भी निर्णय होगा, वे उसके वफादार सेवकों के रूप में उसका पालन करेंगे। मेरा उत्तर है। अध्याय 378, तूफान से पहले की शांति। ये सोचकर हैरानी होती है कि जेम्स सही था, जेकिल ने खुले मन से जिज्ञासा से कहा। तुम ये कैसे करते हो? नहीं, कुछ मत कहो, बस मुझे तुम्हारा विश्लेषण करने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें ऐसे जोड़ दूंगा जैसे तुम बिल्कुल नए हो। विलियम जल्दी से एरचितु के पीछे छिप गया, जो अब अपने पैरों पर खड़ा था। उन्हें अपने झुंड में शामिल करने के बाद विलियम ने उन्हें लिली की गुलाबी लॉलीपॉप खिलाई ताकि उनके शरीर पर लगे दुष्प्रभाव दूर हो सके। उसके बाद उसने हीलिंग विंड का उपयोग करके उन्हें उनकी चोटों से उबरने में मदद की। जब विलियम ने दबे स्वर में एरचितु से पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुंचे, तो उसने बताया कि उन्हें जेकिल ने निगल लिया था और अपने पेट में रखा था। इससे विलियम लोंट के हमेशा मुस्कुराते रहने वाले दंत चिकित्सक से और भी सावधान हो गया। उसने ये भी कसम खाई कि वह फिर कभी दंत चिकित्सक से अकेले नहीं मिलेगा। जेकिल के उसे चीर फाड़ करने की हालिया इच्छा ने विलियम को यह एहसास दिलाया कि दंत चिकित्सक का मजाक आधा ही गंभीर था। अगर उसे मौका मिलता तो वह विलियम के व्यक्तित्व का बारीकी से अध्ययन करके ये पता लगाने की कोशिश करता कि आखिर उसे क्या चीज प्रेरित करती है। लड़के की प्रतिक्रिया देखकर जेकिल मुस्कुराया। हालांकि मिनोटोर जाति का मामला सुलझ चुका था, अब लोंट लौटने का समय था। जेकिल वायवन पर सवार होकर सबसे पहले लौट आया क्योंकि विलियम ने कहा था कि वह एरचितु से अकेले में बात करना चाहता है। हालांकि जेकिल उत्सुक था, लेकिन उसने विलियम को कुछ निजता देने का फैसला किया और उसे अपना काम करने के लिए छोड़ दिया। विलियम और एरचितु ने लोंट जाने से पहले 1 घंटे तक चर्चा की। जब 100 से अधिक जानवरों का जुलूस उनके अधिकार क्षेत्र में दिखाई दिया, तो लूफी और वाइवरन तुरंत उन्हें रोकने के लिए निकल पड़े। हालांकि जब उन्होंने विलियम को विशालकाय सफेद बैल के कंधों पर बैठे देखा, तो लोंट के रक्षकों ने अपनी सतर्कता कम कर दी और अपने नए साथियों को आगे बढ़ने दिया। जिन बच्चों ने पहली बार इन अमानवीय जीवों को देखा, वे सभी आश्चर्य से उन्हें निहारने लगे। जब विलियम ने एरचितु को लोंट के प्रवेश द्वार के पास छोड़ा, जहां लूफी अक्सर बैठती थी, तो एरचितु के होठों का कोना फड़क उठा।
दोनों विशालकाय जानवर आमने सामने बैठे थे, जबकि लोंट के बच्चे उनके बगल में खेल रहे थे। क्या ऐसा हमेशा होता है? एर्चितू ने टेलीपैथी के माध्यम से लुफी से पूछा। लुफी ने अपना सिर हिलाया और अपने नए साथी को एक ऐसी मुस्कान दी जिसका मतलब था, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। योजक चिन्ह। चचेरे भाई, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कम आंका था, लेकिन तुमने ये कैसे किया? राजकुमार अलारिक ने अविश्वास से पूछा। जब विलियम लोंट लौटा तो राजकुमार अलारिक उन लोगों में से एक था जो उससे मिलने गया था, क्योंकि उसे कुछ चर्चा करनी थी। हालांकि जब राजकुमार ने विलियम को एर्चितू के कंधों पर बैठे देखा तो उसके चेहरे पर छाए सदमे को वह छिपा नहीं सका। अपनी राजधानी से भागने के बाद उसने लामसुस को उस युद्ध क्षेत्र में जाने का आदेश दिया जहां एर्चितू और अन्य जानवर तैनात थे। जब वह वहां पहुंचा तो उसे कोई भी जानवर नहीं मिला। उसने केवल उन सैनिकों को देखा जो मूर्तियों में बदल चुके थे, फिर भी अपने हथियार पकड़े हुए थे और कवच पहने हुए थे। सेना शिविर से भोजन, पानी और कपड़े जैसी कुछ महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करने के बाद युवराज अलारिक सीधे लोंट के लिए रवाना हुए ताकि विलियम और उनके परिवार से उन्हें शरण देने का अनुरोध कर सकें। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लोंट में उसकी मुलाकात उनके राजवंश के खूंखार सेनापति से होगी। यह मेरे अपार करिश्मा की वजह से है, विलियम ने अपने बाल झटकते हुए जवाब दिया। फिलहाल हेलन साम्राज्य में संगठन से लड़ने के लिए एर्चितू मेरे साथ काम करेगा। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको ये वादा नहीं कर सकता कि हम आपकी राजवंश को वापस दिलाने में आपकी मदद करेंगे। हम अपनी वर्तमान सेना के साथ एल्स को हरा नहीं सकते। दूर खड़े विशालकाय सफेद बैल को देखते हुए विलियम्स ने आह भरी। इस स्तर पर 1000 साल के जानवर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यद्यपि एर्चितू शक्तिशाली था और उसने अपनी शक्ति को चरम सीमा तक पुनः प्राप्त कर लिया था, फिर भी वह अकेले ज़ेलान राजवंश की राजधानी में तैनात एल्फ सेना को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। विलियम को एल्स द्वारा बनाए जा रहे टेलीपोर्टेशन गेट्स की चिंता थी, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। दूसरों के मामलों की चिंता करने से पहले उसे अपनी समस्या का समाधान करना जरूरी था। फिलहाल उसने अमर भूमि से कुछ संसाधन प्राप्त करके अपनी निजी सेना को मजबूत करने की योजना बनाई थी। अब जब उसे शुद्धिकरण की ज्वालाएं मिल चुकी थीं, तो ड्रैकोलिच निश्चित रूप से एवलोन की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि विलियम किले के अंदर छिपे अनमोल खजानों में से एक को चुरा लेगा। ड्रैकोलिच ने सोचा था कि वह अपने साथियों की मदद से विलियम को आसानी से पकड़ लेगा और उसे अपनी मुहर खोलने के लिए मजबूर कर देगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि एक निश्चित सिस्टम ने किले के अंदरूनी हिस्से का पूरा नक्शा पहले ही तैयार कर लिया था और उन खजानों के स्थानों को चिन्हित कर दिया था जो विलियम के आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लक्ष्य के लिए फायदेमंद होंगे। ड्रैकोलिच शक्तिशाली तो हो सकता है, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वह कुछ नहीं कर सकता था। विलियम को अमर भूमि पर कब्जा करने से रोकने के लिए उसने जो हमला किया था वह एक बार का प्रयास था। उसने वर्षों से संचित अंधकार ऊर्जा का उपयोग लड़के को मारने के लिए किया था, लेकिन सब व्यर्थ गया। उसकी जान लेने के बजाय सिस्टम ने खुशी खुशी काली ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसे अनुभव अंकों में बदल दिया। अब जब आपके पास एक बड़ी सेना है तो क्या आप हेलेन साम्राज्य पर कब्जा करने जा रहे हैं? राजकुमार अलारिक ने पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या विलियम आखिरकार उस संगठन से लड़ने की योजना बना रहा है जो इस सारी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार था। अभी नहीं, विलियम ने सिर हिलाया। एक मिलेनियल बीस्ट काफी नहीं है। मुझे और मदद चाहिए। मैं तुम्हें इस समय मेरे साथ मौजूद सभी लामासूस की कमान सौंपता हूं, राजकुमार अलारिक ने दृढ़ता से कहा। वह जानता था कि विलियम जितनी जल्दी संगठन से निपटेगा उतनी ही जल्दी वह एल्फ से निपट सकेगा, जो उस लाल बालों वाले लड़के के राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। विलियम ने राजकुमार अलारिक के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सिर हिलाया। मैं आपका उदार प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, लेकिन उनमें से 5 को यहीं छोड़ दें। साथ ही आप अभी यहीं रहें। जब तक आप यहां हैं मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। मेरी सुरक्षा की गारंटी? राजकुमार अलारिक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुम्हारा यह आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? विलियम ने राजकुमार के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और बस मुस्कुरा दिया। उसे ये भी लग रहा था कि अगर वह युवराज को ये भी बता दे कि एक अर्धदेव इस समय लोंट की रक्षा कर रहा है, तो राजकुमार अलारिक उस पर विश्वास नहीं करेंगे। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए उसने शांत रहने और रहस्यमय माहौल बनाने का फैसला किया। ये देखकर कि विलियम उसके प्रश्न का उत्तर देने का इरादा नहीं रखता, उसने स्वयं प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। अब क्या? हालांकि राजकुमार के प्रश्न में केवल 2 शब्द थे, फिर भी उसका अर्थ सही ढंग से व्यक्त किया गया था। विलियम ने दृढ़ भाव से कहा, मुझे लोंट छोड़ना होगा।
मुझे समय रहते सहयोगी ढूंढने होंगे। क्या आपके पास अभी भी समय है? राजकुमार अलारिक ने पूछा। क्या आपके पास कोई समय सीमा है? विलियम ने सिर हिलाया। 3 महीने। 3 महीने बाद मौजूदा हालात और बिगड़ जाएंगे। तूफान से पहले की शांति खत्म हो जाएगी और एक शक्तिशाली लहर पूरे देश में फैल जाएगी। अगर हम तेज हवाओं से उड़ना नहीं चाहते तो हमें इसके असर के लिए खुद को तैयार करना होगा। लाल बालों वाला लड़का आसमान में छाए भूरे बादलों को देख रहा था। ये वही बादल थे जिन्होंने दक्षिणी महाद्वीप में बचे हुए लोगों के दिलों में उदासी का माहौल बना दिया था। यदि संभव हो तो वह उन सभी को मिटाकर सूर्य के प्रकाश से सबके दिलों को सुकून देना चाहता था। दुर्भाग्यवश इस समय ये संभव नहीं था। उसके पास एकमात्र उपाय यही था कि वह यथासंभव अधिक से अधिक सहयोगियों को जुटाए। उसके पास इसके लिए केवल 3 महीने का समय था और विलियम स्वयं भी नहीं जानता था कि वह इस प्रयास में सफल होगा या नहीं। मैं कल जा रहा हूं, फिर मिलेंगे, राजकुमार अलारिक, विलियम ने धीरे से कहा। फिर वह मैथ्यू, ली, सेलिन, इयान और जेकिल को अपनी योजना बताने के लिए एंसेवर्थ निवास की ओर चल पड़ा। हालांकि वह लोंट में कुछ और दिन रुकना चाहता था, लेकिन समय उसके पक्ष में नहीं था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि किसे अपने साथ लड़ने के लिए आमंत्रित करना है। सवाल सिर्फ ये था कि उनकी मदद पाने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अध्याय 379। ये बच्चा मेरे बच्चे के समान ही अच्छा है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? विलियम ने अपनी प्यारी भतीजी ईव को गले लगाते हुए कहा। हमेशा अपने बड़े भाई मैथ्यू और बड़ी बहन ली की बात सुनना, ठीक है? हाँ, ईव ने खुशी से विलियम को गले लगाते हुए जवाब दिया। विलियम ने अनिच्छा से उस छोटी बच्ची के गले लगने से खुद को छुड़ाते हुए आह भरी। फिर उसने एक छोटी लकड़ी की छड़ी निकाली जिसे डेविड ने अपने मेल में 200,000 गॉड पॉइंट्स के साथ रखा था। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, विलियम ने लकड़ी की छोटी सी छड़ी उस प्यारी सी बच्ची को देते हुए कहा, जिसने पहले ही विलियम के हाथ से छड़ी ले ली थी। घर से बाहर निकलते समय इसे हमेशा अपने साथ रखना। ईव लगभग हमेशा विलियम को लकड़ी की छड़ी लिए घूमती देखती थी। कई बार तो वह उससे खेलने के लिए भी कहती थी। इसी वजह से जब उसे अपनी खुद की छड़ी मिली तो वह बहुत खुश हुई। ईव ने 24 इंच लंबी छोटी लकड़ी की छड़ी लहराई। उसके पैरों के पास बत्तख के बच्चे चहचहा रहे थे और उसे छड़ी से खेलते हुए देख रहे थे। ये देखकर वह खिलखिला उठी। ये दृश्य देखकर विलियम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि डेविड क्यों चाहता था कि ईव भी उसकी शिष्या बन जाए, लेकिन वह जानता था कि जब तक चरवाहों का ईश्वर उसकी रक्षा करेगा, उसकी प्यारी भतीजी सुरक्षित रहेगी। मैं अब जा रहा हूं, गुरुजी, बड़े भाई और बड़ी बहन, विलियम ने कहा। मेरे जाने के दौरान आप सब अपना ख्याल रखना। ओलिवर तुम्हारे साथ चलेगा, सेलिन ने विलियम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वह आजकल ऊब रहा है और एक रोमांचक यात्रा पर जाना चाहता है। उसे अपने साथ ले चलो। विलियम ने सिर हिलाया। ओलिवर का उसके साथ होना बहुत अच्छी बात थी क्योंकि उसका दूसरा स्वामी एक बहुत ही भरोसेमंद सहयोगी था। अपना ख्याल रखना। सेलिन के पीछे हटने के बाद लिया ने विलियम को गले लगाया। याद रखना, हम लोंट में हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर कोई मुश्किल आए तो तुम जब चाहो वापस आ सकते हो। ठीक है, विलियम ने कहा और उसे वापस गले लगा लिया। फिर उसने चुपके से लिया के कान में कुछ फुसफुसाया जिससे उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। अभी इसके लिए समय नहीं है, लिया ने शरारती अंदाज में अपनी बंद मुट्ठी से विलियम के सिर पर मारा। चिंता मत करो, ये सब खत्म होने के बाद मैं इस पर विचार करूंगी। विलियम ने अपने बड़े भाई मैथ्यू को अंगूठा दिखाते हुए मुस्कुराया। हालांकि वे चचेरे भाई थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते थे, इसलिए विलियम मैथ्यू का भला चाहता था। मैथ्यू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके शरारती छोटे भाई ने उसकी पत्नी के कान में क्या फुसफुसाया था, लेकिन विलियम को जानते हुए ये निश्चित रूप से कुछ बुरा ही था। मैं तुम्हें मुसीबत से दूर रहने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम ठीक यही करने की योजना बना रहे हो, मैथ्यू ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। लेकिन जैसा कि लिया ने कहा, जब हालात बेकाबू हो जाएं तो तुम हमेशा यहाँ वापस आ सकते हो। जब तक वह यहाँ है, हम सुरक्षित रहेंगे। विलियम मैथ्यू की बातों से सहमत था, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह खुद सुरक्षित जगह पर रहने के लिए नहीं बना था। फिलहाल उसे अमर भूमि से कुछ खजाने लाने थे। हालांकि उन खजानों को पाने के लिए उसे अतिरिक्त मदद की आवश्यकता थी। उसे आभास था कि इस बार ड्रैकोलिच उसके लिए चीजें आसान नहीं बनाएंगे और अमर भूमि में लौटने के लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एर्चितु और मिनोटॉर जातियों के शामिल होने के बावजूद विलियम को विश्वास नहीं था कि इससे हालात उसके पक्ष में बदल जाएंगे।
मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, लेकिन मुझे लोंट में कुछ काम निपटाने हैं, जेकिल ने विलियम की ओर बढ़ते हुए कहा। फिर उसने विलियम को ट्रोल के खून से भरी अपनी कुछ पुनर्जीवन औषधियां दी। इन्हें ले लो, हो सकता है ये तुम्हारे भविष्य में काम आ जाएं। धन्यवाद सर जेकिल, मुझे धन्यवाद मत दो, बस मुझे एक बार तुम्हारा विश्लेषण करने दो। विलियम का शरीर अनजाने में कांप उठा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। स्पष्ट था कि मुस्कुराते हुए दंत चिकित्सक के सामने वह एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। लायनहॉट आकाश से नीचे उतरा और अपने पीछे उड़ने वाली गाड़ी को खींच रहा था। कॉनरेड का वाइवरन आकाश में चक्कर लगा रहा था क्योंकि वे भी विलियम की यात्रा में उसके साथ होंगे। गाड़ी में चढ़ने से पहले विलियम ने एक बार फिर अपने प्रियजनों की ओर देखा और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसे नहीं पता था कि वह कब अपने गृहनगर लौट पाएगा। उसे उम्मीद थी कि जब वह समय आएगा तब तक सब कुछ सुलझ चुका होगा। एक जोरदार चीख के साथ लायनहॉट आकाश की ओर उड़ गया। विलियम के झुंड में शामिल लामसुस, एक प्रकार का जानवर, उड़ने वाली गाड़ी की रक्षा के लिए एक विशेष गठन में उड़ने लगे। एरचितु और अन्य जानवर 10,000 जानवरों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे क्योंकि जमीन पर यात्रा करते हुए विलियम को पकड़ना उनके लिए असंभव होता। योजक चिन्ह। विलियम के लोन छोड़ने के कुछ घंटों बाद एक सफेद हंस आकाश में उड़ रहा था क्योंकि वह हेलेन साम्राज्य के पूर्वी भाग से भाग निकला था। उसने कुछ दिन पहले ही अपनी ताकत वापस पाई थी और आने वाले युद्ध के दौरान सुरक्षित स्थान की तलाश में अपने क्षेत्र से भागने का फैसला किया था। बाहर से देखने पर यह किसी आम हंस जैसा लग रहा था जो कहीं भी दिख सकता है, लेकिन असल में यह भेष बदला हुआ मिलेनियल बीस्ट था। यह विशेष सहस्राब्दी दानव एक अत्यंत धूर्त प्राणी था और अक्सर भोले भाले मनुष्यों को खा जाता था जो इसे जंगली जानवर समझकर दोपहर के भोजन के लिए भून लेते थे। इसे उन मनुष्यों के चेहरों पर निराशा देखना पसंद था जिन्हें इसने उनकी मूर्खता के कारण जिंदा ही खा लिया था। जब वह लोंट के हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस छोटे से कस्बे में कई शक्तिशाली जानवर निवास कर रहे हैं। इससे उसकी जिज्ञासा जागी और उसने जांच पड़ताल करने का फैसला किया। सफेद हंस सबसे भव्य निवास के पास उतरा क्योंकि उसने मनुष्यों के रीति रिवाजों का अध्ययन किया था। वह जानता था कि किसी क्षेत्र पर शासन करने वाले लोग हमेशा हर शहर के सबसे बड़े घर में रहते हैं। तभी सफेद हंस ने ईव को देखा। चूंकि सफेद हंस एक सहस्राब्दी प्राणी था, इसलिए उसकी इंद्रियां बहुत तीव्र थीं। उसने तुरंत ही उस नन्ही लड़की के भीतर छिपी अविश्वसनीय आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर लिया। इससे उसके मुंह में पानी आ गया। जादुई जीव अपनी ताकत बढ़ाने या विकसित होने के लिए दूसरों के जीव जंतुओं के मूल तत्व खा जाते थे। यह उन विशेष मनुष्यों पर भी लागू होता था जिनकी जादुई और आध्यात्मिक शक्तियां सामान्य से कहीं अधिक होती थीं। हंस की नज़रों में ईव एक शक्तिशाली अमृत के समान थी जो उसकी शक्ति बढ़ाने में सहायक होगी। उसे ये भी समझ था कि ईव के बड़े होने के साथ साथ उसकी शक्ति और भी बढ़ेगी। इसी कारण उसने लड़की का अपहरण करने और उसे उचित उम्र तक पालने की योजना बनाई, जिसके बाद वह उसका मांस खाकर उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात कर लेगा। केवल वह विशालकाय सुनहरा बंदर ही खतरा है, सफेद हंस ने सोचा। लेकिन वह उड़ नहीं सकता, इसलिए वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ये बच्चा मेरा ही है। सफेद हंस शरारती निगाहों से ईव के पास पहुंचा। वह उस बच्चे को पालने के लिए उत्सुक था जो कुछ वर्षों बाद उसे असंख्य जानवरों के समूह में शामिल होने का अवसर देगा। अपनी बत्तखों के बच्चों के साथ खेल रही प्यारी बच्ची को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक खतरनाक खतरा तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। लिया दोपहर का खाना बनाने के लिए घर के अंदर चली गई थी और ईव को कुछ देर के लिए बगीचे में ही छोड़ गई थी। उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि ईव बहुत आज्ञाकारी लड़की थी और केवल बगीचे में ही खेलती थी, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। इसी से सफेद हंस को हमला करने का सही मौका मिल गया। वह स्थिर कदमों से चलता था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस छोटे से शहर में कोई भी उसके शिकार को उससे छीनने में सक्षम नहीं है। अध्याय 380। बुरे पक्षियों को दंडित किया जाना चाहिए। ईव के चारों ओर मौजूद बत्तख के बच्चों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उन्होंने पास आ रहे हंस को सावधानी से देखा। वे सभी अपनी मां के सामने आ गए और अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर उस सफेद हंस पर चहचहाने लगे जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से कुछ उत्सर्जित कर रहा था। चिरप चिरप। हंस बत्तखों के बच्चों से 3 मीटर दूर रुक गया और हल्की सी आवाज निकाली। फिर उसने अपना एक पंख फड़फड़ाया और हवा के झोंके से सातों बत्तखों के बच्चों को उड़ा ले गया। हॉर्न बजाओ, तुम बदमाश बच्चों, खुशकिस्मत हो कि हम दूर के रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारी जान सिर्फ इस बार बख्श रहा हूं। ईव ने अपना सिर घुमाकर उन बत्तखों के बच्चों को देखा जो उससे कुछ ही मीटर दूर जमीन पर पड़े थे।
वे सभी बेहोश हो चुके थे और हिल डुल नहीं रहे थे। बुरा, ईव ने सफेद हंस की ओर अपनी लकड़ी की छड़ी तानते हुए चिल्लाकर कहा। बुरा पक्षी। सफेद हंस ने छोटी बच्ची की बातों को अनसुना कर आगे कदम बढ़ाया। उसे अपने भोजन की राय की कोई परवाह नहीं थी। लगता है मैं सही था, सफेद हंस ने ईव के पास पहुंचते हुए सोचा। वह सचमुच असाधारण आध्यात्मिक शक्तियों वाली एक दुर्लभ इंसान है। सफेद हंस छोटी बच्ची के पास आते ही लार टपकाने लगा। उसे पहले ही यकीन हो गया था कि उसका अनुमान गलत नहीं था और ईव का अपहरण करके उसे बड़ा होने तक पालने का उसका इरादा और भी मजबूत हो गया था। ईव एक दयालु लड़की थी। भले ही सफेद हंस ने बत्तखों के बच्चों को नुकसान पहुंचाया था, उसने अपने हाथ में मौजूद छड़ी से उसे नहीं मारा। दरअसल उसे दूसरों को चोट पहुंचाने का एहसास ही नहीं था, क्योंकि उसके परिवार ने उसे हर दिन प्यार और देखभाल से पाला पोसा था। बुरा पक्षी। बुरा, ईव चिल्लाए और कुछ कदम पीछे हट गई। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन उसे लगा कि हंस उसके बच्चों और हमेशा उसके साथ रहने वाले बड़ों से बहुत अलग था। जब हंस ईव से मात्र 1 मीटर दूर था, तो उसका शरीर अकड़ गया, क्योंकि उसे अपने ऊपर पहाड़ की तरह एक मजबूत दबाव महसूस हुआ। ईव ने ऊपर देखा तो उसे अपने ठीक पीछे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी लंबी सफेद दाढ़ी के साथ खड़ा दिखाई दिया। कौन? ईव ने ये सवाल पूछते हुए अपना सिर झुकाया। वह इस बूढ़े आदमी को पहली बार देख रही थी, लेकिन किसी कारणवश उसे उससे कोई बुरी भावना महसूस नहीं हुई। मैं तुम्हारे बड़े भाई विल के दोस्तों में से एक हूं, डेविड ने एक पुरस्कार विजेता मुस्कान के साथ कहा, जो ऑस्कर के सभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को शर्मिंदा कर देती। विल? हाँ। डेविड ने अपने नए चुने हुए शिष्य का अपहरण करके उसे खाने की योजना बना रहे मिलेनियल गूज की ओर देखने से पहले ईव के सिर पर धीरे से थपथपाया। चरवाहों का ईश्वर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। नोट: हाँ, विलियम ईव का चचेरा भाई है, लेकिन हमारे हाफ एल्फ को चचेरा भाई कहलाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने ईव से खुद को बड़ा भाई कहलवाने पर जोर दिया। डेविड ने कहा, मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूं। या तो मेरे शिष्य के अनुबंधित जानवर बन जाओ, या मैं तुम्हें यहीं अभी भून दूंगा। सफेद हंस फूट फूट कर रोने लगा। वह जुल्म का विरोध करना चाहता था, क्योंकि एक देवता उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। वह ये तथ्य पूरी तरह से भूल गया था कि उसकी योजना एक असहाय छोटी बच्ची का अपहरण करके उसे खाने की थी, ताकि भविष्य में वह अपना पद बढ़ा सके। ठीक है, तो आप मेरा प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। ठीक है, अब आपके लिए समय आ गया है, डेविड ने व्यंग्य करते हुए अपना हाथ उठाया। हॉर्न बजाओ। रुको, मैं स्वीकार करता हूं, सफेद हंस ने जल्दी से जवाब दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने बैठा भगवान गंभीर था। मैं समझ गया। ये देखकर अच्छा लगा कि आप अपनी समस्या को समझने के लिए काफी समझदार हैं। तारांकन सिसकिया। हंस केवल फूट फूट कर रो सकता था, क्योंकि चरवाहों के देवता ने उसे एक अनुबंध मंत्र से बांध दिया था। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि प्रतिरोध व्यर्थ था। एक सहस्राब्दी जानवर भला एक भगवान से कैसे लड़ सकता है? इसके अलावा दाऊद चरवाहों का ईश्वर था। चरवाहे न केवल झुंड की देखभाल करते थे, बल्कि भेड़ बकरियों के समूह की भी देखभाल करते थे। लगभग सभी पक्षी प्रजातियां झुंड के सदस्य मानी जाती थीं। इसका अर्थ यह है कि सफेद हंस भी डेविड के अधिकार क्षेत्र में था, जिसके कारण वह उसकी इच्छा के आगे झुकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अनुबंध पूरा होने के बाद डेविड ने ईव की उंगली में हल्की सी सुई चुभाई, जिससे खून की एक बूंद निकली और उसने उसे सफेद हंस के सिर पर छिड़क दिया। देखते ही देखते हंस चमक उठा और ईव का शरीर अचेतन रूप से कांप उठा। उसे अपने सामने बैठे हंस से एक जुड़ाव महसूस हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था और इसी वजह से वह असमंजस में पड़ गई। लड़की की असमंजस देखकर डेविड ने उसके सिर पर एक बार फिर हाथ फेरा और उससे कहा कि आज से सफेद हंस उसका पीछा करेगा। उसने ये भी कहा कि अगर वह चाहे तो इसे पालतू जानवर की तरह रख सकती है। फिर डेविड ने हाथ हिलाया और जमीन पर बेहोश पड़े 7 बत्तख के बच्चे होश में आ गए। उसने उनके सभी जख्मों को भी ठीक कर दिया, ताकि उसकी नई शिष्या को उनके घायल होने का पता चलने पर रोना न आए। बतख के बच्चे तुरंत ईव की ओर दौड़े और सफेद हंस को देखकर चहचहाने लगे, मानो उसे दूर जाने के लिए कह रहे हों। सफेद हंस को उन 7 परेशान करने वाले कीड़ों को खाने का बहुत मन हुआ, लेकिन डेविड के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उसने खुद को रोक लिया। अपना काम पूरा करने के बाद चरवाहों के देवता ने सफेद हंस को, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना वरना, वाली घूरती निगाहों से देखा और ईव को अलविदा कह दिया। ईव ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और हाथ हिलाया, जिसका जवाब डेविड ने हल्की मुस्कान से दिया। जल्द ही चरवाहों का देवता प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गया और 10,000 देवताओं के मंदिर में लौट गया।
आमतौर पर देवता बिना किसी ठोस कारण के मनुष्यलोक में अवतरित नहीं होते थे। चूंकि दाऊद ने हव्वा को अपना शिष्य चुना था, इसलिए उसे 3 बार उसकी सहायता करने का बहाना मिल गया। सभी देवताओं को यह विशेषाधिकार प्राप्त था, इसलिए उसने कोई नियम नहीं तोड़ा। जब उसने श्वेत हंस को अपने भावी शिष्य का अपहरण करने का प्रयास करते देखा, तो डेविड ने बिना किसी झिझक के तुरंत हेस्टिया के पास शरण ली। उसने ईव की आध्यात्मिक शक्तियों को पहले ही भांप लिया था और अन्य देवताओं द्वारा उसे अपना भविष्यवक्ता या पुजारिन बनाने से पहले ही उस पर अपना अधिकार जता दिया था। एक और कारण जिसके चलते उन्होंने उस छोटी लड़की को अपना शिष्य चुना, वह ये था कि ईव विलियम के परिवार से थी। स्वाभाविक रूप से सभी अच्छी चीजें परिवार से ही संबंधित होती हैं, इसलिए उन्होंने ईव को भी चरवाहा बनाने का फैसला किया। विलियम भीड़ों के झुंड का मुखिया था, जबकि ईव अब भीड़ों के समूह की मुखिया बन गई थी। यह एक आदर्श संयोजन था और डेविड इस सुखद संयोग से बहुत संतुष्ट था। डेविड के हेस्टिया की दुनिया छोड़ने के 1 घंटे बाद ईव अपने 7 बत्तखों के बच्चों के साथ निवास पर लौटी और उसके पीछे पीछे सफेद हंस चल रहा था। सहस्राब्दी जानवर उदास चेहरे के साथ सिर झुकाए ईव के पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसका सामना एक और शक्तिशाली उपस्थिति से हुआ जिसने उसके शरीर को अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। व्लादिमीर ने ईव और चहचहाते बत्तखों के बच्चों की ओर देखा, जो एक बार फिर उसके कमरे में घुस आए थे। फिर उसने मिलेनियल बीस्ट की ओर देखा, जिसके पंख खड़े हो गए थे, मानो वह किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार हो। ईव के छोटे से झुंड में नए सदस्य का आकलन करने के बाद व्लाद ने आह भरी और अपने भंडार कक्ष से कुछ अंगूर निकाले। अगली बार मुझे दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, व्लादिमीर ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। उसे ताकतवर विरोधियों से लड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जेम्स के प्यारे पोते के सामने वह पूरी तरह से बेबस था। ईव एक बार फिर बत्तखों के बच्चों को खिलाने के लिए उससे खाना मांगने आई थी। और मिलेनियल बीस्ट की बात करें तो ईव का उसे खिलाने का कोई इरादा नहीं था। कारण, क्योंकि यह एक बुरा पक्षी था और बुरे पक्षियों को दंडित किया जाना चाहिए। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।